बाजार में है उतार चढ़ाव के साथ कारोबार और सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी आज है बेहद इंटरेस्टिंग एक्शन आखिरी 1.5 घंटे वीकली एक्सपायरी के दिन किस तरह का रहेगा बैंक निफ्टी में और निफ्टी की कैसी रहेगी चाल, इस पर है खास फोकस। आप देख रहे हैं जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो से फाइनल ट्रेड। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। नतीजे भी पुरजोर हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स का भी भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। तो कहाँ कमाई होती हुई दिखाई देगी, कहाँ बनेगा पैसा, सीधे जानते हैं अनिल जी से। सर गुड आफ्टरनून। बहुत इंटरेस्टिंग मूवमेंट दिख रहा है, लेकिन सर सबसे पहले बाजार की बड़ी बातें बता दीजिए। बड़ी बात यही है कि देखिए सुबह से सीमित दायरे में कारोबार होता दिख रहा है, ऊपर नीचे दोनों तरफ के ट्रेड मिले। अब फ्लैट है, निफ्टी 11 अंक ऊपर है और बैंक निफ्टी 75 अंक ऊपर। 21,900 के ऊपर निकल कर अब 21,950 के करीब निफ्टी है और 45,800 के करीब बैंक निफ्टी आपको नजर आएगा। सरकारी बैंकों में भरपूर तेजी है, मेटल शेयरों की चमक है, एनर्जी शेयर की सेहत मजबूत है और फार्मा शेयर भी अच्छी खरीदारी दिखाकर नए लाइफ हाई पर पहुंचते हुए फार्मा इंडेक्स के साथ नए शिखर पर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी है। कहाँ है मंदी? कमजोरी अगर कहीं है तो आपके दिलो दिमाग में है, बाजार में नहीं। ये साफ दिख रहा है। डाउ फ्यूचर से सपाट और यूरोप के बाजार मिले जुले आपको इस वक्त नजर आएंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है पूरी एक्शन फिल्म ही हम देख रहे हैं जहां तक बाजार का सवाल है। लेकिन सर कुछ एक सवाल है, बैंक निफ्टी से भी मैं शुरुआत करूंगी क्योंकि आज सुबह ही कमेंट्री में आपने कहा था कि आज उसके लिए मेक और ब्रेक दिन है। जी हाँ, है बिल्कुल है। और उसने आपकी बात को बहुत सीरियसली लिया भी है। उसको लगता है कि थोड़ा सा दिल पे लग गई बात। कोई तो ले रहा है घर और ऑफिस के अलावा। नहीं, आप कहते हैं ना कि निफ्टी ओबीडियंट है। दो ही जगह ऐसी जहाँ सीरियसली नहीं लिया जाता, तीसरी जगह तो ठीक है कम से कम। तो बैंक निफ्टी ने सीरियसली लिया। तो बैंक निफ्टी को आपकी बात लगता है दिल पे लग गई है। तो सर अब जानना यही है आपसे कि अब शॉर्ट कवरिंग देखिए एक्चुअली है ना, नया पॉइंट क्या है कि बाजार में न ज़्यादा शॉर्ट से न ज़्यादा लॉन्ग है। एक्चुअली हल्के बाजार है स्पेशली बैंक निफ्टी पर, क्योंकि बैंक निफ्टी तेजी करने के कोई संकेत दे नहीं रहा और इन लेवल्स पर निफ्टी को देखते हुए किसी की बैंक निफ्टी को मंदी करने की मन भी नहीं करती। तो इसलिए बड़ा सीमित से दायरे में है और इस मार्केट को ट्रेड करने का सिंपल सा तरीका ये कि रेंज के ऊपरी सिरे पर बेचिए, रेंज के निचले सिरे पर लीजिए, तो ये आप कर सकते हैं। आज देखिए 400 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया है। सुबह 46,000 के ऊपर निकला, हमारा इरादा क्लियर था 46,050 के ऊपर टिकने दीजिए, टिकेगा तो ही ब्रेकआउट देगा, तब खरीदारी। नहीं आया, 46,060-70 से घूम गया। नीचे में 45,525, 45,675 की सपोर्ट रेंज है, उस रेंज में आकर रुक गया है। तो 400 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी अपने वीकली एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहा है। अभी भी वही इरादा है। देखिए 46,000 प्लस पे बिकॉली आएगी, उसके आसपास प्लस पे 45,500 प्लस पे आपको खरीदारी आती दिखेगी। तो इस 500 पॉइंट की रेंज है, इसके निचले सिरे पर लेना है, ऊपरी सिरे पर देना है। ये तो थोड़ी सी बड़ी रेंज हो गई। अब बचा आखिरी 1-1.5 घंटा जो एक्सपायरी का है। मुझे नहीं लगता कि एक्सपायरी के दिन आज कोई बैंक निफ्टी 45,500 के नीचे बंद होने वाला है, जवाब ना है। 46,000 के ऊपर बंद होने वाला है, इसका भी जवाब ना है। तो रेंज में ही फंसा रहेगा। सो स्ट्रेटेजी क्लियर है। 45,925, 45,900, 975 वो रेंज है जहाँ आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। 45,525, 625 वो रेंज है जहाँ पर आए तो खरीदारी करनी है। ये बैंक निफ्टी का क्लियर कट रिव्यू। निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, बिल्कुल फ्लैट है, ऊपर खुला था। हमारा इरादा भी यही था कि ऊपर खुल रहा है, रेंज के हाई रेंज में 22,050 के ऊपर टिकेगा तो ही आपके लिए खरीदारी का मौका बनता है। नहीं हुआ, वहाँ से नीचे भी आया। सबसे बढ़िया बात क्या है, आज नीचे आया वो बढ़िया और बड़ी बात नहीं। बढ़िया बात ये कि 21,850 जहाँ पर सपोर्ट लेना चाहिए एग्जैक्टली वहीं पर सपोर्ट लिया। आज का लो 21,860 है। तो निफ्टी भी आपको परफेक्ट लेवल पे एंट्री पॉइंट दे रहा है। अब दिक्कत ये है कि नीचे के लेवल पे आपसे लिया नहीं जाता, ऊपर के लेवल पे बेचा नहीं जाता। और सुबह भी मैं ये बात कर भी रहा था कि अभी की स्क्रीन देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि बेचना है, कि ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन वो ब्रेकआउट ऐसे तड़फा के होगा ना कि जब तक है ना, जब जिस दिन सब छोड़ देंगे ब्रेकआउट होने वाला नहीं है उस दिन होगा, या गैप से ही होगा। या तो क्या है कि आप कभी 22,000 के नज़दीक जाकर बंद हो जाए, दूसरे दिन सीधा 150 पॉइंट ऊपर खुल जाए, 22,150 ले, ये ले ब्रेकआउट, है ना। या तो वैसा हो जाए, या फिर हर रोज़ आप सोचे कि नहीं होगा, ये तो बार बार वहीं अटकता, उस दिन हो जाए। तो क्या करें? एंजॉय। देखो ज़िंदगी में आप हर काम जो भी करते हैं किस लिए करते हैं? एंजॉय करने के लिए करते हैं। काम कर रहे हैं, जॉब पे आ रही हैं, आप एंकरिंग कर रही है, शो कर रही है, मेरे साथ बैठी, क्यों? एंजॉय करने के लिए।
काम करेंगे, पैसे मिलेंगे, पैसे कर क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे। एंड ऑफ डे सेम वे निफ्टी में भी आपको एंजॉय करना, और एंजॉय करने का तरीका ये है रेंज के निचले सिरे पे खरीदना है। ठीक है, 21,850 21,900 आता है, यहाँ लीजिए, ऊपर में 22,000 21,975 22,050 पे दीजिए, ये रेंज को ट्रेड कीजिए। 22,125 के ऊपर ब्रेकआउट हो गया तब की तब देखी जाएगी, जब तक नहीं होता तब तक रेंज, थोड़ी सी रेंज ऊपर सरकी है, बस है रेंज में ही हल्की सी ऊपर सरकी है। तो गोल टू गोल खेलना है, मतलब हाँ, विद इन रेंज में। बिल्कुल नहीं, गोल नहीं करना है, गोल हो गई नहीं, मिडफील्ड में खेलते रहो, हाँ, पास देते रहो, इधर से उधर, इधर से उधर पास, जैसे अपने क्रिकेट की लैंग्वेज में बोलते हैं सिंगल्स लेते रहो, बाउंड्री लगी ही नहीं आपसे ऐसा। ठीक है। अच्छा सर, जब तक बाउंड्री नहीं लग रही है तब तक क्या दूसरे सेक्टर्स देखें? अब हम बहुत समय से आप बता रहे हैं कि रियल्टी है, मेटल है, आज तो पीएसयू बैंकों ने अच्छा दम दिखाने की भी कोशिश की है, लेकिन कंजम्पशन स्पेस सर, आज इसके बारे में सुबह भी चर्चा हुई थी। नेस्ले के नंबर्स आए, ट्रेंट के नंबर्स आए, आपने रिजल्ट रिव्यू ब्रिटानिया का दिया, उसमें वॉल्यूम ग्रोथ इतनी बेहतरीन थी, अब टाटा कंज्यूमर के नंबर आने, कुछ आइडिया आपको बन रहा है सर कि क्या ये एक स्पेस है टू वॉच आउट फॉर? देखिए, इसमें है ना, ज़्यादातर कंपनियों ने खराबी किया है। आमतौर पे क्या होता है, जिसके रिजल्ट अच्छे आते हैं वो पहले देने वाले अच्छे देते हैं, बाद वाले पीछे बैक बेंचर्स है ना कबड़ाई करते हैं। पहली बार आप इस स्पेस में देखेंगे बैक बेंचर्स बेटर है। ये शुरू में नंबर आए उनके सबके खराब है, लीवर आइटिस का एंड ऑफ। सबसे पहले बढ़िया नंबर किसने दिए? गोदरेज कंज्यूमर्स, 5% की वॉल्यूम ग्रोथ, अनएक्सपेक्टेड, -2 सोचे 5%। ठीक है, अब आज क्या हुआ? ट्रेंड के चलो वॉल्यूम ग्रोथ के आंकड़े, नंबर देखिए क्या गजब के तोड़फोड़ नंबर, और हायर बेस पे। नेस्ले नंबर सी के, कोई दिक्कत नहीं, उतने बुरे नहीं है। कल देर शाम नंबर कौन से आए थे? ब्रिटानिया के नंबर्स में प्राइसिंग इशू था, थोड़ा 2% दाम घटा है, लेकिन 5% की वॉल्यूम ग्रोथ ब्रिटानिया भी लिया है। सो ये जो स्टॉक बढ़ रहे हैं ना, ये देखो, ये सब के सब वॉल्यूम ग्रोथ पे बढ़ रहा है। मार्केट क्या देख रहा है अभी? मार्केट मार्जिन नहीं देख रहा, मार्केट प्राइसिंग पावर नहीं देख रहा। माल बिक रहा है क्या तुम्हारा? अगर माल बिक रहा है तो हमें पसंद आ रहा है। ये इस वक्त एफएमसीजी शेयरों की कहानी है, जो गोदरेज कंज्यूमर ने स्टार्ट की, ब्रिटानिया ने आगे बढ़ाई है, और ट्रेंड थोड़ी और आगे बढ़ा है। ट्रेंड को तो एक थोड़ा अलग रिटेल है, इसको एफएमसीजी की तरह ट्रीट करना गलत है, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ट्रेंड की जो ग्रोथ आ रही है ना, कहाँ से आ रही है? सस्ते कपड़े बेच के आ रही है। हाँ, और सस्ते कपड़ों के मामले में हमारे जो इन हाउस एक्सपर्ट है नूपुर नूपुर जरा बताइए ट्रेंड के रिजल्ट में क्या खास बात की है? नूपुर आई है तो पूछ ही लेते लगे। बिल्कुल सर, अच्छे नतीजे आए हैं, वो तो मुझे पता है। स्टोर एक्सपेंशन ज़ूडियो का मुझे चल पता रहा है। सस्ते कपड़े वाली स्टोरी सुनाओ। ज़ूडियो सर, स्टोरी तो ज़ूडियो की है पूरी की पूरी। ये कौन है ज़ूडियो? सर, 1,000 रुपए के नीचे के स्टॉक कपड़े मिलते हैं वहाँ पे, कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो 1,000 रुपए के ऊपर होगा। सब 1,000 के नीचे? सब 1,000 के नीचे, हाँ। ओके। और प्रीमियम आउटलेट्स होते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप ज़ारा के शोरूम में जा रहे हैं, लेकिन आपके पैसे बच रहे हैं। तो नॉर्मली जब इन स्टोर्स पे जाते हैं तो लाइन होती है जो बिलिंग की, मतलब कोई भी स्टोर में चले जाए वहाँ पे लाइन होती है। इनकी सबसे खासियत बात ये है कि हर हफ्ते स्टॉक चेंज होता है, प्लेसिंग चेंज होती है, तो जहाँ पे शूज था वहाँ पे कपड़े आ जाएंगे, तो लोगों को वो अच्छा लगता है। सर खचाखच भरे रहते हैं। ये इनसाइड इन्फॉर्मेशन, चैनल चेक इसको है। ये बंसल जी वाला चैनल चेक नहीं है, एक्चुअल वाला चैनल चेक। और क्या नूपुर यूज एंड थ्रो के हिसाब से हर महीने बदलती रहती है कपड़े। महीने पर पहले 300 रुपये का 400 का थ्रो इट, ऐसा है। तो ये कमाल कंजम्पशन का। देखिए ट्रेंड ने क्या किया, बिजनेस मॉडल समझ लिया क्या चलेगा। 15% स्टॉक ऊपर है, जबकि सबको महंगा लगता है, सबको लगा अरे ये तो बढ़ गया। सो आई थिंक यू हैव टू बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक, जो आपने सवाल पूछा उसमें, जहाँ ग्रोथ है ना, बस मार्जिन कम ज़्यादा तो आ जाएंगे, मार्केट शेयर है ना, पकड़ रहा है, माल बिक रहा है ना, पैसे तो बना लेंगे। ये मार्केट की थ्योरी है। बंसल जी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं नूपुर पे? जी बंसल जी। अरे अनिल जी, नूपुर पे नहीं, नूपुर से तो मुझे डर लगता है, वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड और इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देती है। अनिल जी, इसमें 2 चीजें हुई हैं ज़ूडियो में, अगर आप देखें, एक तो प्रीमियम आउटलेट लाइन खाली एक मिनट बंसल जी, सीए तो और भी है, खाली नूपुर से डर लगता है? सीए होने की वजह से डर लगता है या कोई और वजह? सीए मैं भी हूँ एक्चुअली। नहीं अनिल जी, देखिए नूपुर को देख के ना, मेरे को अपनी जब मेरी सिस्टर यंग थी ना, वो याद आती है। वो भी सीए थी, मतलब कि टॉपर टाइप थी, नूपुर के जैसे है ना, मतलब कि स्टाइल थोड़ा सा मिलता जुलता है। तो जैसे मैं उससे डरता हूँ ना, उसी तरीके से, और जिस तरीके से बुल्स वर्सेस बियर में भी नूपुर जब आती है ना, चाहे आपको उसका मतलब कि आपका टेक्निकल व्यू अलग हो, लेकिन क्या है कि नूपुर जस्टिफिकेशन अच्छे से देती है। तो अनिल जी, वो एक नियम है, न्यूटन का एक नया लॉ है अनिल जी, जो ज्यादा समझदार हो, ज्ञानी हो, मतलब कि सिर्फ ज्ञान ना हो,
जिसके नंबर्स में दम हो अनिल जी, उससे थोड़ा बच के चलना चाहिए। और एक चीज ऐड करूंगा अनिल जी, जैसे दिल्ली में सरोजिनी नगर मार्केट है, जनपथ मार्केट है, अब तो नहीं पता अनिल जी, वंस आपके यहाँ बॉम्बे में फैशन स्ट्रीट होती थी, है ना जी, उसको कम्पीट कर रहा है अनिल जी। अच्छा, उससे बढ़िया क्वालिटी, उससे बढ़िया दाम आपको जूडियो में मिल रहा है अनिल जी। तो कहाँ अनिल जी ये रुकेगा ट्रेंड? और एक चीज और ऐड करनी है अनिल जी बताए। वो सुबह आप स्टार्टिंग में कुछ बोल रहे थे ना कि एंजॉय करना चाहिए, मतलब कि क्या रखा है इसके अंदर। तो अनिल जी कल कुणाल जी को मैंने 3 बार बोला भैया सर्दी लग जाएगी, रूफटॉप में मत बैठाओ अनिल जी। हाँ। तो सर्दी के बावजूद अनिल जी कोट उतार के जैकेट में आया हूँ अनिल जी, आपके साथ एंजॉय करने। अरे बहुत बढ़िया, के साथ एंजॉय करने। अब समझ में आया सुबह तो सर्दी क्यों नहीं लगी, वो भी हमें पता है। शाम का कार्यक्रम आपको सुबह तक चल ही रहा था और वो खत्म होने के बाद अब सर्दी लगने लगी तो जैकेट में मत जाइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, स्वागत है जी। तो ये हमारे, अब आइए थोड़े इवेंट्स के बारे में और इन खबरों के बारे में जान लें। कुशल तैयार बताइए। बिल्कुल सर, तो सबसे पहले आज नंबर्स के लिहाज से टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और पावर ग्रिड के आंकड़े आने बाकी हैं। साथ ही एफएनओ स्पेस से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कमेंस, जीएनएफसी समेत लुपिन, मनापुरम फाइनेंस और अपोलो टायर्स के भी नंबर्स आएंगे। अपीजे सुरेंद्र पार्क, इसका आईपीओ आज बंद हो जाएगा। कल ऑफकोर्स सुबह 10 बजे आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाली है। नंबर्स के लिहाज से अपोलो हॉस्पिटल और ग्रासिम पर भी नजर रखिए। एफएनओ स्पेस से आरती इंडस्ट्रीज, बायोकॉन, स्कॉट्स, पेज इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स भी अपने नंबर्स घोषित करेंगे। सांग इंडस्ट्रीज की ईजीएम भी होने वाली है सुबह 11 बजे। साथ ही आईटीसी, श्री सीमेंट और जिलेट एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे। शाम 6 बजे कैबिनेट सीसीए की बैठक होगी और जनवरी महीने का चाइना का जो महंगाई आंकड़ा है वो भी आपके सामने आ जाएगा। जहां तक 9 फरवरी शुक्रवार का सवाल है, निफ्टी से हीरो मोटोकॉर्प, साथ ही एफएनओ स्पेस से एमआरएफ, टाटा पावर, जाइडस लाइफ साइंस, पीआई इंडस्ट्रीज समेत एल्केम लैब और बंधन बैंक के नतीजों पर भी रखिए आप नजर। जाइडस लाइफ साइंस की नतीजों के साथ बायबैक पर भी बोर्ड बैठक होने वाली है। अंतरिम डिविडेंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और सन फार्मा ने जो डिक्लेयर किए थे वो एक्स डिविडेंड हो जाएंगे। और आईपीओ के लिहाज से ऑफ कोर्स 9 तारीख को इंटेरो हेल्थ केयर सोल्यूशंस, ये नया आईपीओ खुलने वाला है। पर राशि पेरिफेरल्स, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन दोनों आईपीओ, ये तीनों आईपीओ बंद होते हुए भी दिखेंगे 9 तारीख को। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से चीन के बाजारों में छुट्टी रहने वाली है। साथ ही चाइनीज न्यू ईयर के उपलक्ष्य में हांगकांग और सिंगापुर के बाजार की अर्ली क्लोजिंग भी होगी। चलिए, तो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के जो महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं वो कुशल ने आपके सामने रख दिए। नुपुर, अब आपकी बारी आती है। गुड आफ्टरनून, बताइए खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। जैसे कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं, नेस्ले के नंबर्स काफ़ी मजबूत है। ऑपरेशनल लेवल पे 24% के मार्जिन का अनुमान था, 24% आते हुए दिखे। ट्रेंड पर फोकस है, नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आते हुए दिखे। नए हाइज बने मार्जिन में, 18.5% के मार्जिन आते हुए दिखे। और लाइक फॉर लाइक ग्रोथ भी देखे स्टोर्स की तो 10% की आपको यहाँ पर नजर आएगी। फर्स्ट सोर्स भी आज फोकस में, कंपनी की आय में बढ़त आती हुई दिखी है। करीबन 1600 करोड़ की आय पहुँचती हुई दिखी है। 1550 करोड़ से कामकाजी लेवल पर मुनाफा देखे तो वहाँ पर भी आपको फ्लैट ग्रोथ आती हुई नजर आएगी। HBL पावर, जहाँ पे कंपनी की आय 350 करोड़ से बढ़ के 600 करोड़ पहुंचती हुई नजर आई है। मार्जिन भी देखे तो 11.5% से बढ़ के अब 19% पहुंचते हुए दिखे। उनो मिंडा, यहाँ पे भी कंपनी की आय देखे तो करीबन 2900 करोड़ से बढ़ के 3500 करोड़ पहुंचती हुई नजर आ रही है। मार्जिन हालांकि थोड़ा दबाव आपको यहाँ पे दिखेगा, 11% से मार्जिन घट के 10% आते हुए दिखे। गुजरात फ्लोर पर भी आज फोकस है। कंपनी की आय देखे तो यहाँ पे आपको कमजोरी नजर आएगी। 1400 करोड़ की आय घट के 950 करोड़ के आसपास आती हुई नजर आई है। खबरों में TRF, जहां पे टाटा स्टील के साथ मर्जर प्रस्ताव का वापस ले लिया गया तो स्टॉक पर रिएक्शन देखने को भी मिल रहा है। IX भी आज दबाव में, क्योंकि CRC पावर एक्सचेंजों के साथ प्रोविजन जो है वो आसान करती हुई नजर आएगी। मार्केट कपलिंग लागू करने के लिए जो प्रोविजंस है उसे आसान करेगी, जिसकी वजह से आज स्टॉक थोड़ा दबाव में। LNT पे आज फिर से फोकस है। लगातार तीसरे दिन कंपनी को बड़े ऑर्डर्स मिले, 2500 से 5000 करोड़ की रेंज में ऑर्डर मिलते हुए नजर आए, तो LNT पर फोकस करके चलना है। काफ़ी सारी ब्लॉक डील्स आज हुई है। NHPC में 55 लाख शेयर्स, एप्टस वैल्यू में देखेंगे तो 25 लाख शेयर्स, सेल 28 लाख शेयर्स, SRF में 10 लाख शेयर्स, IOB करीबन 1.5 करोड़ शेयर्स और उनो मिंडा में देखें तो 11 लाख शेयर्स, नायका भी पीछे नहीं है, 23 लाख शेयर्स और SRF फिर से यहाँ पे एडिशनल शेयर्स है 10 लाख के। कई सौदे सुबह से होते हुए दिखे। ओके, चलिए, तो नुपुर ने भी अपनी सारी डिटेल्स रख दी हैं सामने और हमारे सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। आपने बंसल साहब को तो देख ही लिया, साथ ही कुणाल जी, सुमित बगड़िया जी, हिमांशु जी, सचितानंद उत्तेकर और आशु मदान सर भी आज हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। गुड आफ्टरनून, आप सबका स्वागत है। चलिए, सचित जी के लिए बिगुल सबसे पहले BTS डबल टी का। सचित, गुड आफ्टरनून, बताइए।
गुड आफ्टरनून अनिल जी। यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट में खरीदारी करने की सलाह होगी, डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी ये रिकमेंडेशन दी है। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी शानदार है। पिछले कुछ दिनों से एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस इसमें नजर आ रही थी। कल के सत्र में एक बुलिश रामी फॉर्मेशन का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन नजर आया था एंड उसी का यहाँ पर एक कंफर्मेशन आया है। एक शॉर्ट कवरिंग वाली मूव अभी फिलहाल अनलॉक हुई है, बट जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है ये स्टॉक 10,550 के भी पार चला जाना चाहिए। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 10,760 का, ट्रेडिंग टारगेट होगा 10,540 का। खरीदारी करनी है अल्ट्राटेक सीमेंट के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 10,185 पे लगाना है। ये है आपके लिए एक्शन भरा ट्रेडिंग सेशन शुरुआत होते हुए सुमित जी के लिए एक बिगुल, सुमित का सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी बाय का स्टॉक रडार पे आया। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 121 रुपया 50 पैसे, 122 रुपए, 121.50, 122 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है मदरसन के अंदर ब्रेकआउट है। स्टॉक कंटिन्यूस अपट्रेंड के अंदर में है। स्टॉक यहाँ से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। जस्ट अभी मोमेंटम का शुरुआत है, तो यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 118 रुपए, 119 रुपए पे है, तो 118 इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है, खरीदारी करना है। ऊपर में जो इसका पहला टारगेट बनेगा 126 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 130 रुपए का। ये दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजिशन टारगेट और ऊपर के देखने को मिलेंगे। खरीदारी करें मदरसन में करिए फोकस। 126 130 का टारगेट बनता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। एक बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी गुड आफ्टरनून, बताइए सर। गुड आफ्टरनून टू यू नेहा जी। नेहा जी, खरीदारी करना है हमको केशोराम इंडस्ट्रीज में, जिसमें कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन पिछले काफी दिनों से देखने को मिल रही थी। आज के सेशन में मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक न केवल आज के लिए बल्कि शॉर्ट टर्म में भी एक अपमूव दिखाने के लिए तैयार है। करंट लेवल्स पे स्टॉक में खरीदारी करेंगे। पहला टारगेट रहेगा 182 रुपए का, दूसरा टारगेट रहेगा 190 रुपए का। दोनों टारगेट्स 1 से 2 दिनों में आते हुए नजर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस के तौर पर यहाँ पर 170 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एक फ्रेश लॉन्ग ट्रेड लेने की सलाह है। ओके, तो केशोराम ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती दिख रही है। कैश मार्केट का ये स्टॉक है मजबूत। राय आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से खरीदने की 170 का स्टॉप लॉस, 182 190 के टारगेट के लिए। आइए बिगुल आशु सर के लिए, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। आशु सर बताएं अपना स्प्रेड। अली जी, निफ्टी 21,900 की कॉल लेनी है कल की और 22,100 की 2 बेचनी है कल की। ये अभी अली जी थोड़ी देर 10 मिनट पहले 45 रुपीज की कॉस्ट थी, अब 50 रुपए की हो गई है क्योंकि निफ्टी में थोड़ा मूव आया है। अली जी ऊपर से 2 बार मतलब 22,100 पे उस दिन भी नीचे आया। आज भी लगता था, आज मुझे नहीं लगता था कि नीचे आएगा। बैंक निफ्टी का था कि नीचे आ जाएगा क्योंकि HDFC बैंक वगैरह परफॉर्म नहीं करेंगे या बाकी बैंक्स भी, बट आज भी निफ्टी ऊपर से नीचे आया। लेकिन अनिल जी कल RBI पॉलिसी है, बाकी भी चीजें ठीक है। मुझे लगता है कि अनिल जी एक्सपायरी फिर ऊपर की तरफ हो सकती है, लेकिन उसकी कॉस्ट कंट्रोल में रखनी है। तो 21,900 की एक कॉल लेनी है अनिल जी, 22,100 की 2 बेचनी है। कॉस्ट है ऑलमोस्ट 50 रुपए। 50 रुपए का कॉस्ट का मतलब अनिल जी 21,950 में मैं बाहर खड़ा हो गया। 21,963 स्पॉट चल रहा है, ऑलरेडी 13 रुपए इन द मनी हूं। तो 21,950 के ऊपर कहीं भी एक्सपायरी आ गई अनिल जी हम प्रॉफिट में होंगे। सेफ कहां तक है अनिल जी? 22,300 तक। तो अनिल जी बहुत अच्छा स्प्रेड लगता है कल के लिए। पिछला स्प्रेड अनिल जी 21,700, 22,000 50 रुपए लगा के ऑलमोस्ट 150 रुपए हो गया, 3 गुना पैसे हो गए हैं। इसी एक्सपायरी का स्प्रेड था, उसे आज सबको बोला कि निकल जाए, प्रॉफिट बुक कर ले। किसी को कल तक के लिए जैकपॉट के लिए वेट करना है कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ज्यादा नीचे मार्केट नहीं लगती है। चांसेस ऊपर के ज्यादा हैं, लेकिन अली चांसेस जितने जहां के भी हों उल्टा पुल्टा जरूर होता है। तो कंट्रोल्ड अगर एनवायरमेंट में काम करेंगे तो बढ़िया रहेगा। बाकी अनिल जी स्टॉक स्पेसिफिक मेटल्स वगैरह थीम सेल, नैल्को, पीपी सेल अनिल जी 100 रुपए बढ़ गया, मतलब सारी चीजें ठीक ही चल रही हैं। एक अनिल जी वो टेम्पटेशन हो जाती है, मतलब इतनी जल्दी इतना कुछ बढ़ रहा है तो अभी भी बहुत चीजें अच्छी लग रही हैं, लेकिन वो टेम्पटेशन हो जाती है कि बुक करें। तो वो डिसिप्लिन अनिल जी साथ साथ करते रहे, ट्रेडर्स करते रहे। अगर डिलीवरी में है
लिया बेची करते रहने, ये घुसे रहे नहीं 8-10 स्टॉक्स के अंदर, छोड़े नहीं। और अनिल जी एक मेरा और स्टॉक स्प्रेड है, मैं जब सेठी जी आएंगे 2:30 बजे तब अनिल जी देना चाहूंगा, इफ इट इज ओके विद यू। ओके सेठी जी, मतलब सेठी जी के आने पे 2:30 बजे जाए, इसकी कोई खास वजह सर? देखिए हम अकोमोडेट तो सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है हमारे हाथ में, लेकिन जब तक हम कन्विंस ना हो तब तक हम ऐसा करते नहीं। अनिल जी अब अगर रीजन बता दूंगा तो फिर या तो अभी कॉल ले लीजिए, और अगर रीजन आपको ठीक लगे तो अगली बार चांस देना, नहीं तो नहीं देना कि पिछला रीजन ठीक नहीं था। अच्छा नहीं ठीक है, फिर तो हम चांस ही लेंगे सर, 2:30 बजे ही लेंगे सर, ठीक है ना, फिर तो 2:30 बजे। चलिए बढ़िया। फिलहाल आज तो सर की 21,900 की कॉल ऑप्शन खरीदने की राय, सामने 2 कॉल ऑप्शन 22,100 के बेचें, आपकी कॉस्ट होगी 50 रुपये की, 21,950 के आसपास आपकी लॉन्ग पोजीशन खड़ी हो जाएगी। ओ माय गॉड आशु जी, आपकी तो स्टडी जैसे ही दौड़ लगाते हुए 22,000 की तरफ तेजी से भाग रहा है, 35 पॉइंट 30 पॉइंट तो ऐसे दौड़ा है निफ्टी की पूछिए मत, गजब, बहुत ही बढ़िया, वंडरफुल, कैसे कर लेते हैं आप, कमाल है, गजब। तो चलिए ये है आशु जी की तरफ से राय आती हुई निफ्टी पर खरीदारी करने की, बहुत ही बढ़िया एक्शन में बाजार आते हुए आपको दिख रहे हैं। जय ठक्कर तैयार है अपने जैकपॉट शेयर के साथ, जय का जैकपॉट। जय जी बताइए जी। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू नेहा एंड अनिल जी, आशु जी के साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ, जैसे आप भी हो, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी रहेगी। नहीं मैं बोल रहा हूँ इसी में आपकी भलाई भी है जी, आप सहमत है, बहुत अच्छी बात है जी। अनिल जी एज डिस्क्लेमर ये भी कहूंगा कि मैंने भी सुबह लॉन्ग रेकमेंड किया है 22,000 का कॉल, और 210 और 190 पर एवरेज करने को कहा था, 190 चल भी रहा है, yes. तो बने रहे उसमें। और अनिल जी एशियन पेंट्स ये एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट मुझे लग रहा है, ये फ्यूचर्स को खरीदने की सलाह है, 2985 ट्रेड कर रहा है अनिल जी। इसके जो टारगेट्स रहेंगे, पहला टारगेट रहेगा 3070 का 3070, सेकंड टारगेट विल बी 3120 3120, गैप फिलअप होगा मुझे ऐसा लग रहा है ये शॉर्ट कवरिंग में, शार्प शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस इसमें लगाना होगा अनिल जी, दैट कैन बी प्लेस्ड एट 2946, 2946 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है एशियन पेंट फ्यूचर्स में, प्योरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शॉर्ट कवरिंग अनिल जी। जो हिसाब से एक फॉल हमें एक यूनिडायरेक्शनल फॉल देखने मिला है, एक तरफा 3450 रुपए से लेकर लगभग नीचे की तरफ 2900 तक अनिल जी, ये काफी ओवरसोल्ड हो चुका है। टेक्निकली मोमेंटम इंडिकेटर्स में तो एक बुलिश पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने मिल ही रहा है, लीडिंग इंडिकेटर्स में पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ एफएनओ डेटा में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आते हुए देखने मिल रही है। सो इस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव एक अच्छा लॉन्ग साइड पर ट्रेड बन रहा है शॉर्ट टर्म में। ओके तो ये है राय आपके लिए इस वक्त आती है साफ तौर पर, बहुत ही बढ़िया एक्शन यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। एशियन पेंट्स में 2946 के स्टॉप लॉस के साथ 3070 3120 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। आइए नितिन जी है तैयार, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। नितिन जी सुस्वागतम, बताएं सर। जी यहाँ पे 21,950 की हम लेंगे कॉल ऑप्शन, जिसका प्राइस है 99। 21,950 की कॉल ऑप्शन 98.99 है, और इसका स्टॉप लॉस आपका बनेगा 70 रुपए का, 70 का स्टॉप लॉस 99-98 में खरीदना है। ऊपर फर्स्ट टारगेट बनेंगे 125 के, और उसके ऊपर निकलती है तो 135 के टारगेट होंगे। तो एट द मनी करीब करीब कॉल ऑप्शन है 21,950 की खरीदेंगे। ओके और आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, कोई एक्शन, कोई वहां पर कोई राय, कोई हीरो जीरो काइंड ऑफ? जी बैंक निफ्टी पे बाउंस आ सकता है, बट बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं लग रही है, तो मैं निफ्टी पे ही जाना चाहूंगा और निफ्टी की कॉल ऑप्शन लेंगे। नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू वेरी मच। नितिन जी की तरफ से निफ्टी का 21,950 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय, आशु जी जरूर प्रसन्न होंगे क्योंकि उनकी तरफ से भी खरीदारी की राय ही आई है। आइए, कल आने वाली है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, और इस मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर हमने एक बड़ा पोल करवाया है हमारे सारे एक्सपर्ट्स के बीच में। पहले उनकी डिटेल्स मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी भी आशु जी ने कहा भी कि पॉलिसी के हिसाब से ये स्ट्रेटजी बनाई है। जब आशु जी ने कहा तो फिर पॉलिसी भी समझ लेना जरूरी है। वरुण तैयार है पॉलिसी की डिटेल्स लेकर, वरुण बताएं। तो अनिल जी, हमने जो पोल किया है उसमें
वैसे तो कोई चेंज नहीं होगा, ये हम सब जानते ही है। और हमारे पोल में भी ये निकल के आया है कि 100% हमारे पोल पार्टिसिपेंट बेसिकली मान रहे हैं कि कल आरबीआई की जो पॉलिसी है उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। इससे ज़्यादा इंटरेस्ट एक्चुअली मुझे ये जानने में था कि क्या फेड के पहले हम रेट कट करेंगे या उसके बाद करेंगे और कौन सी पॉलिसी में रेट कट होगा। तो अगला सवाल हमने यही पूछा, क्या आरबीआई फेड के रेट कट के पहले अपने रेट कट शुरू करेगा। और यहाँ पे जितने हमारे पोल पार्टिसिपेंट्स थे वो कहते हैं कि नहीं, फेड के पहले शायद आरबीआई अपने रेट कट्स ना करे। अगला सवाल ये था कि फिर कब से रेट कट शुरू होंगे। तो यहाँ पे 30% पोल पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं कि जून पॉलिसी में और 70% पोल पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं कि शायद अगस्त की जो पॉलिसी है उसमें आपको रेट कट देखने मिल सकता है। यानी कि रेट कट का जो सिलसिला है थोड़ा डिले होगा, ये पोल से तो वही समझ में आता है। सीआरआर में कोई कट की बात हमने पूछी, क्या वहाँ कोई कट होगा, तो 100% पोल पार्टिसिपेंट्स कह रहे थे कि नहीं, यहाँ पे कोई कट नहीं होगा। जीडीपी फोरकास्ट, क्या आरबीआई बदलेगा, क्योंकि पिछले बार बदला था। तो यहाँ पे 30% कह रहे हैं हाँ, 70% कह रहे हैं नहीं, अब बदलने की ज़रूरत नहीं है। इन्फ्लेशन के एस्टिमेट, यहाँ भी 30-70 का रेशियो है। 30% कह रहे हैं हाँ, 70% कह रहे हैं कि नहीं, बदलने का ज़रूरत नहीं है। लिक्विडिटी, आप याद रखिएगा इस बार जितने भी बैंकिंग कंपनियों के नतीजे आए हैं, बैंक्स के नतीजे आए हैं, सबने एक चीज़ हाईलाइट की है कि लिक्विडिटी जो है अब नेगेटिव में जा चुकी है। तो इसके लिए हमने पूछा कि क्या आरबीआई लिक्विडिटी ड्रिवन मेजर्स उठाएगा, और 70% पोल पार्टिसिपेंट्स का कहना है कि हाँ, शायद आरबीआई का इस बार की पॉलिसी में लिक्विडिटी पे ज़्यादा फोकस होगा और उसको लेके कोई ना कोई कदम जो है वो आरबीआई उठा सकता है। तो पॉलिसी में कुछ नहीं होगा, फेड के रेट कट के पहले हम रेट कट शुरू करने वाले हैं नहीं। अगस्त में शायद आपको रेट कट देखने मिलेगा, लेकिन लिक्विडिटी के मेजर जो है वो आरबीआई इस बार उठा सकता है। ओके, तो लिक्विडिटी थोड़ी ईज करने के लिए मतलब कुछ पैसा सिस्टम में डालेंगे, बराबर ना? राइट। हाँ, मतलब आजकल तंगी लोगों को, आई मीन बैंक्स को ज़्यादा महसूस हो रही है कि पैसे है नहीं, डिपॉजिट ग्रोथ कम हो रही, तो वरुण का ये मानना है कि लिक्विडिटी कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ होगा, सीआरआर वगैरह कम कर दें या कोई और तरीके से लिक्विडिटी सिस्टम में डाली जाएगी। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, और वरुण कह रहे कि ब्याज दरें घटने की उम्मीद भी जून से ही करें तो बेहतर है, क्योंकि 70% लोग मान रहे हैं जून से होगा। करेक्ट? 70% तो अनिल जी अगस्त मान रहे, 30% ही जून मान रहे हैं। अगस्त में जाकर 70% मान रहे हैं कि ऊंची ब्याज दरों से आज़ादी मिलेगी शायद, हाँ, अगस्त के महीने में, 15 अगस्त के आसपास। ओके, तो ये है आपके लिए क्रेडिट पॉलिसी का सबसे बड़ा पोल वरुण की तरफ से आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। और इस पोल का पूरा विश्लेषण जब पॉलिसी आएगी उसके बाद मिलेगा आपको, कल सुबह 9:45 से। जी हाँ, कल ही सुबह है पॉलिसी, आज दूसरा दिन है मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग का। बग्गा साहब होंगे, अतुल जोशी साहब होंगे, इसके अलावा दो और ख़ास मेहमान, स्वागत भट्टाचार्य साहब जाने माने इकोनॉमिस्ट, वो भी जुड़ेंगे, हेमांग जानी साहब जो बाजार के एक्सपर्ट हैं वो भी जुड़ेंगे। उन सब से करेंगे हम बातचीत आरबीआई की पॉलिसी पर। इसका मतलब ये नहीं कि कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, वागले साहब, हिमांशु जी और बाकी सारे हमारे एक्सपर्ट्स जय ठक्कर के साथ नहीं होंगे, ये सब तो होंगे ही, ये तो हैं ही, बाकी सब लोग एक्स्ट्रा है। 9:45 पर जब पॉलिसी आएगी 10 बजे, 9:45 से हमारा बड़ा कवरेज शुरू। आरबीआई गवर्नर बढ़ते हम आगे सुमित जी की तरफ बिगुल के साथ, सुमित के सुपरहिट। जी सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक अभी रडार पे है। स्टॉक का भाव चल रहा है 506 रुपए, 507 रुपए, 506, 507 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है REC लिमिटेड। REC के अंदर मोमेंटम तेजी का बना हुआ है, स्टॉक तेजी के अंदर में है, ये सेक्टर भी तेजी का ट्रेंड के अंदर में है। REC में पिछले 4-5 दिनों से थोड़ा साइडवेज मूव देखने को मिल रहा था, लेकिन आज वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम हो रहा है। कल का हाई तो ब्रेक हो चुका है, परसों का हाई जस्ट अभी ब्रेक करने को तैयार है। REC में यहाँ पे CMB पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव आज और आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ का देखने को मिलेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 501 रुपए के पास है, तो 500 का स्टॉप लॉस लगा के REC में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट 517 रुपए का, दूसरा टारगेट 521 रुपए का। खरीदारी करें REC में 517 और इवेंचुअली 521 के टारगेट के लिए। लेकिन आइए, अब वक्त हुआ है सर के आज के 2000 का बिगुल के साथ। तो खरीदने की राय है और खरीदना है फ्यूचर्स में ABFRL, आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड्स को, और 262 के आसपास फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। 255 का स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट आपके लिए जो बनकर आएंगे, पहला टारगेट होगा 272 सीधा, दूसरा टारगेट
275 और तीसरा 280। 3 छोटे टारगेट हैं, 272, 275, 280। अगला टारगेट 290 का है पोजिशनली 2-3 हफ्तों के लिहाज से। ये हमें लगता है ABFRL में खरीदारी करने की राय। हमने इस स्टॉक को पहले भी रिकमेंड किया है इस साल, फिर से रिकमेंडेशन लिस्ट में। और नेहा, इसको रिकमेंड करने की एक बड़ी खास वजह है जो थोड़ी देर पहले आपने बताई थी, ट्रेंड के नतीजे। और ट्रेंड की तरह ही ये भी छोटी वैल्यू के कपड़े बेचने के लिए जाना माना जाता है, आदित्य बिरला फैशन, पेंटालून्स वगैरह, ठीक है। सो इसलिए हमें लगता है कि जो इंडस्ट्री की ग्रोथ दिख रही है कम प्राइस के फैशनेबल कपड़ों में, जो ट्रेंड बदलता हुआ दिख रहा है, जो ट्रेंड ने दिखाया है, उसी का फ़ायदा आपको ABFRL में भी देखने को मिलेगा। फंडामेंटली बहुत मजबूत है। हमें लगता है एक्चुअली ये स्टॉक इस साल इन्वेस्टमेंट के लायक है। ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड के कुछ स्टॉक्स है, जैसे हमने ONGC लिया था, जैसे हमने ABFRL है, जो हमने निचले स्तर पर कई सारे वायदा कारोबार के स्टॉक्स भी हमने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लिए, श्रीराम फाइनेंस है, उसी कैटेगरी में आता है। तो ये अगर आपके पास पोर्टफोलियो में भी पड़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। 255 का स्टॉप लॉस, 272, 275, 280 और 290, ये 4 टारगेट हैं जिसके लिए करनी है आपको खरीदारी। ओके, AB फैशंस का फ्यूचर्स फोकस में रखिएगा। और सर ने एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 टारगेट्स दिए हैं आपके समय के, जितना आप टाइम फ्रेम रखे उसके अनुसार 272 से शुरू होकर इवेंचुअली लंबा थोड़ा रुकेंगे तो 290 तक का भी टारगेट यहाँ देखने को मिल जाएगा। आइए सेठी साहब का किया जाए स्वागत। बिगुल, सेठी साहब सुस्वागतम। बताएं सर आज की पहली पिक। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून नेहा। अनिल जी, पिछले 15 मिनट तो बहुत दहशत में गुजरे अनिल जी, जब से पता लगा कि आशु जी मेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, ओके। आशु जी इंतजार कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आया मुझे। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जब आशु जी आए उस समय आप टीवी बंद कर दिया करो, शो मत देखा करो। बहुत सारे लोग करते हैं, जो लोग तेजी में, अब तो खैर आजकल तो आशु जी खुद ही तेजी में है, लेकिन जब मंदी का टाइम था तो बहुत बार आशु जी आते थे, तो बहुत सारे लोग बोलते थे हम उस समय या तो चाय वाय पीने चले जाते हैं या हम थोड़ा घूम फिर के आ जाते हैं या किसी को कोई और ज़रूरी काम करना होता है, तो उससे आप दहशत से बच पाएंगे। लेकिन सेठी साहब चलिए, आशु जी कुछ न कुछ आपके लिए अच्छे ही सोच रहे होंगे, तो पहले आप पिक दें या पहले आशु जी से ले लूँ? नहीं अनिल जी, पिक देता हूँ। जोक टपाट, मैं भी यही मान रहा हूँ कि आशु जी के पास कुछ अच्छा ही बोलने को होगा। जी बताइए। जी बताइए अनिल जी, आज का जो मेरा पहला स्टॉक है, एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की कंपनी है, कई बार मैंने निचले लेवल्स पे बार रिकमेंड किया हुआ स्टॉक है, ITD सीमेंटेशन, जो अभी 336 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 355 के, स्टॉप लॉस रखना है 330 का। ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है, जो कि हाईवेज, फिर ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स और मेट्रो रेल का भी बड़ा काम करती है। उसके अलावा वाटर और वेस्ट वाटर के भी प्रोजेक्ट्स करती है। ये कंपनी एक थाई कंपनी है, इटालियन थाई डेवलपमेंट, ITD का पूरा नाम है, इटालियन थाई डेवलपमेंट। वो इसकी पेरेंट कंपनी है, जो कि इसमें 46.64% स्टेक ओन करती है। जबरदस्त ऑर्डर बुक है, 20,000 करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुक है। नए रेगुलर इंटरवल पे ऑर्डर इनफ्लोज रहते हैं इनके पास, और बाकी कई सारे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स। इनकी क्लाइंट लिस्ट भी बहुत ही जबरदस्त है। दुबई पोर्ट्स है, पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी, मुंबई मेट्रो, टाटा पावर, एयरपोर्ट अथॉरिटी, इन सब के लिए काम करती है। और कई सारे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स जैसे JNPT, गंगा एक्सप्रेसवे वगैरह इन्होंने किया है। फिर मेट्रो प्रोजेक्ट्स करे हैं मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, सूरत में। और श्रीलंका, बांग्लादेश में भी बहुत अच्छा एक्सपोजर है इनका। सितंबर तिमाही बहुत अच्छी थी, बहुत ही दमदार फंडामेंटल्स है, और इसको आज रिकमेंड करने के पीछे भी कारण है, कल इसके नतीजे आने वाले हैं। और जिस तरह के नतीजे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के आ रहे हैं इस क्वार्टर में, मुझे लगता है इसके भी नतीजे बहुत ही दमदार रहने चाहिए। तो उस लिहाज से भी मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में अच्छा करना चाहिए और लॉन्ग टर्म पे भी बुलिश हूँ। और इसमें मेरा पसंदीदा MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भी अराउंड 5.32% स्टेक ओन करता है इस स्टॉक में। तो खरीदारी करने की सलाह है फॉर अ टारगेट ऑफ 355, स्टॉप लॉस ऑफ 330 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर 330 के स्टॉप लॉस के साथ 355 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। ITD सीमेंटेशन, ये है स्टॉक आपका पहला, जहाँ पर सेठी साहब है बुलिश। सेठी साहब दूसरी पिक भी देने के लिए तैयार है। उससे पहले एक बार मैं आशु जी को पूछना चाहता हूँ। आशु जी, सेठी साहब दोनों पिक दे दें, उसके बाद आप अपनी पिक देंगे या उसके बाद मेरी कमेंट्री के बाद आप पिक देंगे या अभी देंगे उसके बाद मैं सेठी साहब से दूसरी लूँ? चॉइस इज योर सर। अनिल जी, जैसा सेठी जी को ठीक लगे, आपको ठीक लगे। मेरे हम दोनों को तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, आप क्या करें? तो अनिल जी, आप
पहले कर लीजिए। सेठी जी बताइए सर, कब लेना चाहते हैं आप? अनिल जी पहले ही ले लेते हैं, बहुत ही बढ़िया, सस्पेंस क्लियर हुआ है। ओके, बिगुल सिंह के सुल्तान आशुबदान। जी सर बताएं, सेठी साहब ने क्या क्या गलत किया है? नहीं अनिल जी, सेठी साहब का तो आशीर्वाद चाहिए और वो मैं बताऊंगा कैसे मिलेगा और कैसे मिलता है। अनिल जी 1450 के स्ट्राइक की एचडीएफसी बैंक की एक पुट लेनी है और 1390 की 2 बेचनी है। अनिल जी 60 रुपए नीचे के स्ट्राइक की 2 बेचनी है, ये स्प्रेड बनेगा 7 रुपए में, सिर्फ 7 रुपए में, और ऑलरेडी 10 रुपए इनकम बनी है। नीचे हम अनिल जी ये 1340 तक सेफ है। अनिल जी एचडीएफसी बैंक इस वक्त हाईली ओवरबॉट स्टॉक है, लेगार्ड है, अच्छी मार्केट के बाद भी नहीं चल रहा, और अनिल जी अब ये एक और नए लेवल पे नीचे इसने 1450 का लेवल भी तोड़ दिया है। तो अनिल जी आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ये 1350-1400 के बीच में जाए, 1400 ब्रीच कर जाए। तो अनिल जी ये बियर स्प्रेड बनाना है। अनिल जी किसी भी वजह से अभी बीच में न्यूज आई कि एलआईसी को अप्रूवल मिल गया, इसको अप्रूवल मिल गया, उसको अप्रूवल मिल गया, सब लोग वो होप ढूंढ रहे हैं। तो अनिल जी कोई किसी को प्लेटर में ऊपर बढ़ा के देने के लिए एचडीएफसी बैंक नहीं बढ़ेगा। सो ये सारी न्यूज जो आई है वो मतलब मुझे लगता है कि डेटरेंट है फॉर द प्राइस एक्शन। बट एनीवेज अनिल जी एक कैलकुलेटिव मूव है, क्योंकि कॉस्ट इसमें हम दे रहे हैं सिर्फ 7 रुपीज, और सेफ कहां तक है 1340 तक। 1400 अगर ब्रीच कर जाएगा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। अब अनिल जी वाई सेठी जी, क्योंकि सेठी जी से जब एचडीएफसी बैंक की बात हुई है 100 रुपए नीचे की 1550 पे 1450, तो उन्होंने कहा कि मैं ये आएगा तो लूंगा। तो अनिल जी उनका एक तरीका होता है, वो भाव आ गया। अब मैंने उस दिन उनसे पूछा 1350, तो कहते हैं 1350 आएगा तो मैं लूंगा। तो अनिल जी उनकी तरफ से मतलब मैं तो ये इस सिग्नल को सही समझता हूँ, बाकी कोई भी समझे, पर अनिल जी इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट ये उनका एक जैसे होता है ना पॉजिटिव टोटका होता है हमारे साथ, या एक वो मतलब आशीर्वाद होता है। तो अनिल जी इसलिए उनकी सपोर्ट चाहिए थी। बट अदरवाइज एचडीएफसी बैंक में अनिल जी मेरी सेल कॉल है, और बट इस तरीके से है क्योंकि है वो एचडीएफसी बैंक की, बट है एचडीएफसी बैंक इसीलिए सेल कॉल भी है अनिल जी। ओके, तो एचडीएफसी बैंक पर सेल कॉल पुट ऑप्शन की स्प्रेड के जरिए। सेठी साहब आपका आशीर्वाद, अगर आप समझते कि आप उनसे बड़े तो दीजिए, और अगर आपको लगता है कि आप उनसे छोटे तो शुभकामनाएं दे दीजिए। अनिल जी शुभकामनाएं देनी पड़ेगी। बाकी अनिल जी एचडीएफसी बैंक में अगर 1350 के भाव आएंगे तो डेफिनेटली मैं तो लेने के लिए रेडी हूँ। हाँ। मुझे लगता है फ्रंटलाइन स्टॉक्स में फिर एक बहुत ही सेफ स्टॉक होएगा। जो एचडीएफसी बैंक में जिनकी एफडी पड़ी है ना, वो सब तुड़वा के 1350 में स्टॉक ले लेना चाहिए एचडीएफसी बैंक। आशीर्वाद मिल गया सर? मिल गया अनिल जी, आशीर्वाद मिल गया, पूरा मिल गया। तथास्तु, बहुत बढ़िया। तो चलिए आइए सेठी साहब बताएं सर, अब आज की आपकी दूसरी पिक। बिल्कुल अनिल जी, आज का जो दूसरा स्टॉक है वो आ बैल मुझे मार वाला स्टॉक है अनिल जी। अब समझ जाएंगे आप। अनिल जी खरीदारी करनी है ला ओपाला में, जो अभी 368 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 395 के, स्टॉप लॉस रखना है 360 का। एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है जो कि टेबल वेयर, ओपल वेयर वगैरह बनाती है। कई सारे ब्रांड्स हैं इनके, ला ओपाला है, दीवा है, सोलिटेयर है, हर सेगमेंट को कैटर करती है, जिसमें ला ओपाला इनका प्रीमियम सेगमेंट है। और ऑर्गेनाइज्ड ओपल वेयर में 50% का मार्केट शेयर है। और इनका कोई एक साउथ कोरियन कंपनी है, नाम है दुशान, उनके साथ ग्लास के लिए भी इनका टाई अप है। बाकी जबरदस्त पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 20,000 से ज्यादा रिटेलर्स है, 200 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स, 30 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है, और बहुत ही दमदार फंडामेंटल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आर क्लोज टू 39%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अराउंड 18-20%, और एफआईएसडीएस भी अच्छे खासे बुलिश है, अराउंड 20% हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें एचडीएफसी है, मलाबार फंड, डीएसपी, यूटीआई वगैरह है। और इसके भी दिसंबर तिमाही के नतीजे नेक्स्ट वीक आने वाले हैं, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग गुड सेट ऑफ नंबर्स लुकिंग एट जो रियल एस्टेट कंपनीज ने परफॉर्म किया, और उनपे इसका भी परफॉर्मेंस डिपेंडेंट रहता है। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा। खरीदारी करने की सलाह ला ओपाला फॉर अ टारगेट ऑफ 395, स्टॉप लॉस ऑफ 360। 360 के स्टॉप लॉस से 395 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। हमारे स्टूडियो में भी नेहा जी पूछ रही हैं, अरे ऐसा क्यों बोला आबेल मुझे मार? राकेश जी को पूछिए, राकेश जी को पूछता हूँ। अंदर हमारे स्टूडियो में साहिली पूछ रही है, अरे ऐसा क्यों बोला आबेल मुझे मार? मजे की बात देखिए, महिलाएं समझ नहीं पा रही कि ऐसा क्यों बोल रहे आबेल मुझे मार। बंसल जी समझ गए। जी बंसल जी। अनिल जी मैं भी कुछ नहीं समझा अनिल जी, नो कमेंट्स। अभी तो आपका वो जो गुलाब अनिल जी, उससे मुझे बचना है, जो आपने इतनी जोर जोर से आपने कुणाल जी ने स्टोरी सुना दी अनिल जी,
वो भी घटक हो चुकी है, अभी उससे बचना है। माय माइंड इज नॉट इन प्रॉपर स्टेट टू कमेंट ऑन लाभ वाला। अनिल जी अच्छा, एक जी सेठ साहब, राकेश जी भूल रहे हैं, जब सब्जियां काटते हैं तो इस पे स्क्रैच नहीं पड़ते हैं, चाकू के दाग नहीं लगते हैं, भूल रहे हैं राकेश जी। लाभ वाला के जो टेबल वेयर वगैरह में जब सब्जियां काटते हैं तो अब पता चला। अब सेठी साहब को लगा कि मैं बेल मुझे मार, मतलब बेल मैं हूँ मतलब बुल तो मैं हूँ ही हूँ, बेल भी हो। कि सेठी साहब किचन वाली चीज़ों की बात करेंगे मैं छोड़ दूंगा, ऐसा होगा नहीं। जी कुणाल जी। इंसिडेंटली अनिल जी, बंसल जी के घर से मेरे पास मैसेज भी आया है कि कितने फूल एग्जैक्टली बाय किए थे बंसल जी ने कल। तो अनिल जी उस पर चर्चा चल रही है अनिल जी, घर पर तनाव में है बंसल जी। आप कुछ भी बताओ, आप रिवर्स कैलकुलेशन करो। आप रिवर्स कैलकुलेशन करोगे, घर पे पूछोगे कितने पहुंचे आपके यहाँ, फिर उसके हिसाब से आपको नंबर एक्स्ट्रापोलेट करके बताना है। अच्छा 12 ही पहुंचे, निकले तो 48 लेके थे, ऐसा ये समझ गए तो बाकी भी ठीक है। देखो ऐसे दोस्त होने चाहिए साथ में कि अलग से आपको सेपरेट दुश्मन रखने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल। चलिए आइए, धन्यवाद सेठी साहब, दोनों ही बेहतरीन पिक के लिए। आईटीडी सीमेंटेशन और लाओपाला, ये हैं दो स्टॉक सेठी साहब को पसंद। आइए 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी। चलिए सर, तो सर के आखिरी घंटे की स्ट्रैटेजी अब ले लेते हैं बिगुल सर के लिए। सर डाउ फ्यूचर्स थोड़ा रिकवरी के मोड में है, पॉजिटिव टेरिटरी में अपने आप को टिकाने की कोशिश कर रहा है। नास्डैक फ्यूचर्स फ्लैट टू नेगेटिव है थोड़ा सा। यूरोप की बात करें तो सुस्ताया हुआ माहौल है, कच्चे तेल में दिक्कत नहीं, $79 के आसपास ही है, जैसे तैसे थोड़ा चढ़ रहा है। रुपए में थोड़ी स्ट्रेंथ जरूर आई है क्योंकि डॉलर इंडेक्स है वो अपने 3 महीने के हाई से नीचे आया है। व्यू देखिए नेहा जी, रेंज बाउंड है, ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुक करनी है, नीचे के लेवल पे खरीदना है। कैसे? पहले चूंकि आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, मैं बैंक निफ्टी पर फोकस करूं। 45,700 बचे हुए समय के लिए मेक और ब्रेक है, क्योंकि 45,700 के लेवल पर है आपके लिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। अगर गलती से हम 3 बजे के पहले 45,700 के नीचे गए तो नीचे में 45,500 तक का रास्ता खुलता है, 45,525 550 पर जाकर रुकेगा, यानी कि 150 पॉइंट की रिस्क खुल जाती है निफ्टी पर। पॉइंट नंबर, माफ कीजिएगा, बैंक निफ्टी पर 45,800 रुकावट का लेवल है, जहाँ पर 1,35,00,000 शेयर। तो बेसिकली 45,700-800 की रेंज में हो रहा है टाइम पास। 825 के ऊपर निकल कर टिक गए तो 45,900 975 आज ही आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रहे 46,000 आपसे पार ना हो पाएगा, निश्चिंत रहे, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट 2.25 करोड़ शेयरों का बैंक निफ्टी में वहाँ पर बना हुआ, तो वो आपके लिए रुकावट का काम करेगा। सो ब्रॉडली बैंक निफ्टी वैसे ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहता, न 45,700 के नीचे जाना चाहता है, न 45,800 के ऊपर निकलना चाहता है। अगर किसी एक तरफ निकला तो इसका जिम्मेदार बैंक निफ्टी नहीं होगा, इसका जिम्मेदार सिर्फ निफ्टी होगा। अगर निफ्टी बहुत मजबूत होकर 22,000 के ऊपर निकल जाए तो बैंक निफ्टी भी 45,800 को पार करके ऊपर भागने की कोशिश करेगा। और बैंक निफ्टी जैसा थोड़ा ऊपर जाकर वापस हल्का हो रहा है, समझो 21,850 के आसपास आ जाए, तो बैंक निफ्टी फिर आपका 45,700 के नीचे जाकर 45,525 550 तक आएगा। तो आप डायरेक्शन बैंक निफ्टी से लीजिए मत, भले इसकी एक्सपायरी है, इसको जब कुछ करना ही नहीं है तो इससे क्यों डायरेक्शन लेना? जब उसको कुछ बताना ही नहीं था उससे क्यों पूछना? करेक्ट। तो वैसे ही हाल बैंक निफ्टी का। तो अब हम निफ्टी से ही डायरेक्शन लेंगे। निफ्टी कमज़ोर होता हुआ दिखेगा तो बैंक निफ्टी इसके नीचे 45,500 की तरफ आएगा, मजबूत होता दिखेगा तो 46,000 की तरफ आएगा। वैसे पोजीशन 100 पॉइंट के गैप में टकाटक बनी हुई। अब आइए बैंक निफ्टी 22,000 के ऊपर निकलकर बंद होना मुश्किल है, तो ऐसे में 21,975 22,000 के आसपास बैंक निफ्टी आता है, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। 1.25 करोड़ शेयर वहाँ पर कॉल्स में खड़े हैं। नीचे की तरफ 21,900 अच्छा सपोर्ट है, कमजोरी 21,900 के नीचे होगी तो कितनी 50 पॉइंट की, मजबूती 22,000 के ऊपर और होगी तो कितनी 50 पॉइंट की। ये बैंक या निफ्टी के आपके लिए परफेक्ट लेवल है, बस इसी पर फोकस करिए। ओके चलिए, तो निफ्टी पर ही हमारा खास फोकस होगा। क्लियरली कोई डायरेक्शन बैंक निफ्टी से हमें लेनी नहीं है, रेंज बाउंड ट्रेड है। लेकिन आइए इसी बीच एक बिगुल हिमांशु जी के लिए। हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताइए। नेहा जी, पीएफसी आरईसी दोनों इन स्टॉक्स में ब्रेकआउट्स हैं। मेरे रडार पर पीएफसी आया है जिसमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और ऑप्शंस में भी यहाँ पर काफी अच्छी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है हायर स्ट्राइक्स पर। मुझे लगता है एक फ्रेश मूव की शुरुआत है 3-4 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद। तो पीएफसी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करके चलेंगे। 468 रुपए के आसपास के लेवल्स हैं, 467 468 इस जोन में एक्यूमुलेशन की जा सकती है। स्टॉप लॉस के तौर पर यहाँ पर 462 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। 475 482 रुपए के 2 टारगेट्स पीएफसी में देखने को मिल सकते हैं। ओके, 475 482 2 टारगेट खरीदें
PFC पर ये राय आपके लिए। आइए एक बिल्कुल आशु सर के लिए स्विंग के सुल्तान आशु मैदान। जी हाउ आर यू फीलिंग नाउ? हमेशा आपका एक बिगुल बचता है, कभी वो भी नहीं बचता, आपसे खाली सवाल पूछते हैं कि मार्केट के बारे में बताइए, आप सारे सवाल भी जवाब भी दे देते हो निफ्टी का, फिर उसके बाद 1 2 3 4 स्प्रेड भी बना देते हो, फिर 8-10 स्टॉक जो आपको बोलने तो वो सब बोल देते हो, फिर चुपचाप हो जाते हो। उसके बजाय आज हमने आपका 3 बार बिगुल बजाया। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? अनिल जी पैटर्न तो अच्छा लग रहा है। हाँ, ये चेंज इज ऑलवेज बेटर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया सर, हमें भी मजा आ रहा है आपसे बार आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। बताइए सर। एक मिनट। हिमांशु जी कभी कभार ही बीच में अपनी राय देते हैं, वो जनरली फटे में टांग फंसाते नहीं है, लेकिन आज इनका मन हुआ है, जरा जान लेते हैं ऐसा क्यों। जी हिमांशु जी। अनिल जी आज आप अगर देखेंगे तो आशु जी ना के चेहरे पर एक अलग ही ग्लो है। अच्छा, ओके। उसका रीजन अनिल जी आपको अब तक गैस कर लेना चाहिए था वैसे तो। क्या बात है, ऐसा नहीं यार, मतलब ये तो अंदर की बात आप ही बताएंगे। अनिल जी अंदर की क्या बात है, तो जग जाहिर बात है, आशु जी का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज न्यू हाइट पर है, एक तरफा तेजी है। मैं तो अभी तक एक्सपेक्ट कर रहा था कि आशु जी की तरफ से देश के नाम अभी तक संदेश जारी हो चुका होता। नहीं, पहले तो बीपीसीएल का आएगा। बीपीसीएल इतना भागा है, पहले बीपीसीएल का आएगा, उसके बाद एसबीआई का। बीपीसीएल ज़्यादा भागा है। बिल्कुल आशु जी, बधाई स्वीकार करें दोनों की। हाँ, अब बताएं हिमांशु जी जो कह रहे हैं, आपको जो कहना है। अनिल जी सिंस ये बात हो रही है तो क्विकली ये बोलूंगा, बीपीसीएल का थैंक्स कल सेठी जी ने भी किया, मतलब अप्रिसिएशन के लिए थैंक्स नहीं, अप्रिसिएशन सेठी जी से आई, सिद्धार्थ से आई, और कुणाल जी ने स्पेशल अप्रिसिएशन भेजी। तो वो बहुत बड़ी बात होती है अनिल जी जब कोई फेलो एनालिस्ट स्पेशल मैसेज करके करे, क्योंकि पुश करना है। तो अनिल जी जिस स्पिरिट में हिमांशु ने बोला है, 3 स्टॉक्स थे जो बजट और उसके अगले दिन पुश किए थे और बार बार रिएटरेट कर रहा था। बीपीसीएल, एसबीआई भी अनिल जी निकल गया देश की तिजोरी से, कहा इस बार तो पैसा लेके रहेंगे। और तीसरा जो अनिल जी अभी तक नहीं चला, जो आपके साथ था, इंडस टावर। बट मैं बहुत कन्विंस्ड हूं कि इंडस टावर भी आगे पीछे करके चलेगा, और बैंक वाले स्टॉक में आजकल मैं ज्यादा बुलिश रहता हूं कि जो डिलीवरी उठाएगा उसके पैसे ज्यादा बनेंगे। तो तीसरा उस लीग का, मतलब उस टाइम का स्टॉक था, तो 3 दिन पहले का इंडस टावर, मुझे लगता है वो भी चलेगा। अनिल जी एक निफ्टी में इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो मैं अभी आपको बताना चाहता था, अनिल जी जब हमने कॉल दी 21,960 था, उसके बाद आपने कहा एकदम 30-35 पॉइंट बढ़ा, 85 गया, 985 से अभी अनिल जी एकदम 910 मारा। अनिल जी वो 50 रुपए की कॉस्ट अभी भी 50 रुपए ही है, या 52 रुपए की कॉस्ट अभी भी 50 रुपए है। अनिल जी जो मतलब मेरा मानना है, बार बार मैं किसी को सही गलत नहीं कह रहा हूँ, ये जो प्लेन वनीला निफ्टी बाइंग सेलिंग है ना, कॉल एंड पुट की, अनिल जी 15 मिनट में चुटकियों में स्टॉप लॉस होते हैं। तो ये गेम मतलब ज्यादा चल नहीं पाएगी। मतलब ये लोगों को लगता है, मतलब इसलिए लगता है कि उसमें पैसे कम लगते हैं, मार्जिन कम लगता है, कि लेके लॉस क्या होगा। लेकिन अनिल जी वो जो 90% नेगेटिव स्ट्राइक रेट होता है ना प्लेन वनीला कॉल पुट्स का, वो हैंड्स प्रूव करके मैं रोज मतलब कोशिश करता हूँ क्लाइंट्स को सबको समझाने के लिए कि इस वजह से ऑप्शन बेचना लेके 1:1 बनाए, 1:2 बनाए जरूरी है। क्योंकि ये जो स्टॉप लॉसेज है अनिल जी 25-25 रुपए वाले किसी भी कॉल के, ये यूं होते हैं। बाकी अनिल जी जय ठक्कर और ज्यादा इस पे रोशनी डाल सकता है। पर अनिल जी कमिंग बैक टू दी कॉल, 280 की स्ट्राइक की वेदांता की एक कॉल लेनी है और 300 के स्ट्राइक की वेदांता की एक कॉल बेचनी है। अनिल जी ये बुल स्प्रेड बनाना है। मतलब मेटल्स अभी भी अच्छे लग रहे हैं अनिल जी, देखिए ऊपर ऊपर हम शिफ्ट करते जा रहे हैं। ऊपर में या तो बिल्कुल एक टाइम ऐसा आ जाए कि नहीं हमें तो मार्केट अब बिल्कुल ही बेच के बैठ जाना है, कुछ नहीं करना, सारा बुक कर लेना है। मार्केट में बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही अनिल जी। तो मुझे लगता है कि मेटल्स में जिस तरह का चल रहा है, वेदांता ने परफॉर्म तो किया है लेकिन अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट कहीं ना कहीं अनिल जी प्राइस एक्शन ये दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन हो रही है। तो अनिल जी देखिए, आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे स्टॉक्स में, कहीं से तो सेल भी नीचे आएगा, कहीं से तो नाल्को भी नीचे आएगा, लेकिन हम कहीं ना कहीं वो कोशिश करेंगे वो लास्ट लेग में अगर हमारे कुछ ऑप्शन के पैसे चले जाते हैं चले जाएं, लेकिन हमारे को कोई बड़ा डेंट ना लगे। तो अनिल जी इसलिए स्ट्रिक्ट मतलब ये राय है कि ऑप्शन से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। 280 की वेदांता की एक कॉल लें, 300 की एक बेचें। फरवरी की अभी 10-15 दिन है, फरवरी की ट्रेडिंग डेज है, फरवरी की एक्सपायरी में मुझे लगता है कि एक मूव वेदांता में भी अच्छी आ सकती है और लॉट साइज भी ठीक है, तो अच्छे पैसे बन सकते हैं। एक ही ले और एक ही बेचे, राइट? हाँ जी अनिल जी, 1:1 परफेक्ट। 282 पर चल रहा है। वेदांता भी कुछ कमाल दिखाने को तैयार है। मेटल शेयरों में यही एक स्टॉक है जो ज़्यादा अब तक चला नहीं, किसी भी वक्त तैयार है चलने को। 300 सवा 300 की रेंज में वेदांता भी पहुंचता हुआ दिखेगा। इस पे
तन और मन से मेरा सपोर्ट आशु जी के लिए है। धन की व्यवस्था आशु जी खुद कर लेते हैं, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती किसी और की। ओके, तो आशु जी के लिए वेदांता मैं भी पॉजिटिव हूँ इस लेवल पर आपके लिए। आइए बढ़ते हैं आगे, एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ बढ़ते हैं आगे। अनुवेश हमारे साथ है, हमारे संवाददाता नई दिल्ली से इस वक्त बताने के लिए तैयार आपको कुछ बेहतरीन खबर। अनुवेश बताइए। सर इस बार जो एक्सक्लूसिव खबर वो है जो माइनिंग मिनिस्ट्री है वहाँ से निकल के आ रही है। आपको याद होगा अगर पिछले से पिछले सत्र में जो मॉनसून सत्र था उसमें ऑफशोर माइनिंग बिल को पार्लियामेंट में पास किया गया था, लोअर हाउस और अपर हाउस में। उसी की जो माइनिंग है उसका जो फर्स्ट ट्रेंच है वो अगले 2 से 3 महीने में लॉन्च होने जा रहा है अगर हमारे सूत्रों की माने। इसमें जो टोटल 5 प्रावधान बनाने थे उसमें से 3 पे ऑलरेडी गवर्नमेंट की सहमति बन चुकी है, 2 और जो ट्रेंच है उसमें बात चल रही है। इसमें जो 20 ब्लॉक्स जो हैं वो ऑफशोर माइनिंग में पहले ट्रेंच में आपके ऑक्शन में जाएंगे। अगले 2 महीने में ये ऑफशोर माइनिंग जो है वो होने की संभावना बताई जा रही है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने रूल्स सारे बना दिए हैं जो माइनिंग का और ऑक्शनिंग का, इन दोनों रूल्स सरकार के पास तैयार है। बाकी जो कंजर्वेशन और कंसेशन इन दोनों के ऊपर अभी बात चल रही है कि किस तरीके से जो फंड है उसको इसमें डाइवर्सिफाई किया जाएगा और इसी के साथ साथ 3 महीने के अंदर ही अंदर इसको पहला ऑफशोर माइनिंग ऑक्शन हिंदुस्तान में कर दिया जाएगा। खबर लाए और एनएमडीसी और ओएमडीसी इन 2 कंपनियों के लिए अच्छी खबर अनुवेश की तरफ से आती दिख रही। पहले चरण में 20 ब्लॉक के लिए मंगवाई जाएंगी बोलियां। ऑफशोर माइनिंग की हो सकती है शुरुआत, पहला ऑक्शन होगा और अगले 3 महीने में ये होने की तैयारी में है। ये एक्शन आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है। बहुत ही बढ़िया अनुवेश, धन्यवाद इस पूरी बेहतरीन जानकारी के लिए आपका। बढ़िया एक्शन यहाँ पर होता दिखा। आइए एक्शन को बढ़ाते आएंगे। जय तैयार, जय का जैकपॉट। बताएं जय। अनिल जी, आई विश के आप तन और मन से अनिल जी इस कॉल को भी थोड़ी आप इसमें आप दे दे सपोर्ट और आशु जी, बिकॉज़ आई थिंक नहीं, तन मन में तो मैं कर सकता हूँ लेकिन बाद में क्या है, थोड़े दिनों बाद फिर लोग है ना धन की भी उम्मीद करने लगते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। ऐसी उम्मीद तो नहीं ना आपको बाद में? नहीं अनिल। ओह बिल्कुल, तन मन से सपोर्ट है, बोलिए जी। जी अनिल जी, मेटल्स पर मेरा व्यू पॉजिटिव था। अनिल जी, जिंदाल स्टील कुछ दिनों पहले मैंने रेकमेंड किया था, अच्छा मूव देखने मिला। आज सुबह मैंने कुणाल जी को भी सुना, उनका व्यू आया वहां पे, आशु जी का भी वेदांत पर। और मेरा रिकमेंडेशन हिंडाल्को पर है। हिंडाल्को फ्यूचर्स खरीदारी करने की सलाह है। 597 598 के रेंज में ट्रेड कर रहा है अभी ये। इसमें आज ही एक फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए देखने मिला। जी एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मेरी टीम ने इस पर एक बाय रिकमेंडेशन कॉल के जरिए, कॉल ऑप्शन के जरिए अपने क्लाइंट्स को दिया हुआ है। मैं फ्यूचर्स के जरिए आपको बता रहा हूँ 597 598 के रेंज में खरीदना है। इसको टारगेट ऊपर की तरफ बन रहा है 616 रुपए का पहला, 622 रुपए का दूसरा, 616 622 ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। नीचे में स्टॉप लॉस लगा होगा 586 का। बढ़िया एक स्विंग ट्रेड है अनिल जी। प्रीवियस स्विंग हाइस को, मल्टीपल स्विंग हाइस को निकाला है। क्लियर लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। बुलिश क्रॉसओवर मोमेंटम इंडिकेटर्स में भी देखने मिल रहा था। ये सारे ही टेक्निकल डेरिवेटिव पैरामीटर्स पर एक लॉन्ग ट्रेड निकल कर आ रहा है अनिल जी, इसलिए हिंडाल्को पर खरीदारी करने की सलाह है। हिंडाल्को है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय 616 और 622 2 टारगेट के लिए जय को है पसंद है या नहीं। अपोलो टायर के रिजल्ट्स, ये आपको पता कैसे चलेगा जब तक कि आपको यही ना पता हो कि अनुमान क्या है। पहले अनुमान समझिए, फिर जब एक्चुअल रिजल्ट आए उनका मिलान करिए, मिलान करके उड़ने के बाद डिसाइड करिए कि रिजल्ट अच्छे हैं या खराब। तो अनुमान बताने के लिए तैयार है कुशल। सर नंबर्स तो देखिए, टॉप लाइन जो है वो ऑलमोस्ट 2 से 3% तक की बढ़ेगी, बट लार्जली यहाँ पर कच्चे तेल का जो फैक्टर है वो तमाम टायर कंपनी के लिए प्ले आउट करता हुआ नज़र आ सकता है। ऑपरेशनली करीबन 26% की ग्रोथ के साथ एबिटा कंपनी का 1150 करोड़ रुपए पर हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। टॉप लाइन ऑफकोर्स नंबर्स बता देता हूँ, 6600 करोड़ पर रह सकती है, करीबन 3% की ग्रोथ। और मार्जिन कंपनी की 14.2% पिछले साल थी, इस बारी लगभग 17.4% की हम बढ़त लगाकर चल रहे हैं। तो यानी कि
17% के आसपास की मार्जिन्स कंपनी क्लॉक इन कर सकती है और कंपनी का मुनाफा इसी कारण से जो बॉटम लाइन है 61% की ग्रोथ के साथ 470 करोड़ रुपए हम अनुमान लगा रहे हैं। ऑफ कोर्स आपको ये भी देखना होगा कि इसमें अदर इनकम का कंपोनेंट कितना रहने वाला है, बट लार्जली जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो कंपनी को यहाँ पर एबिटा लेवल पर बढ़िया फायदा दे सकता है। कच्चे तेल में गिरावट का यहाँ पर पूरा बेनिफिट कंपनी को मिल सकता है। यही नहीं, यूरोप से किस तरह का अभी आउटलुक आगे चलकर रहने वाला है वहाँ के कारोबार को लेकर, ये भी उनकी कमेंट्री में जानना काफ़ी अहम होगा। बट ओवरऑल अगर आप नंबर्स देखेंगे तो अपोलो टायर्स के अच्छे ही आ सकते हैं। ओके, तो अपोलो टायर्स के नंबर्स अच्छे आने की एक्सपेक्टेशन है। आपके पास कमिंस को भी लेके डिटेल है कुशल, क्योंकि कमिंस के भी नंबर्स एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल, तो कमिंस के भी जो नंबर्स एक्सपेक्टेड है वहाँ पर मिला जुला रिएक्शन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आई फ्रंट पर तो ग्रोथ रहने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं हम। करीबन 4.5% ग्रो कर 2280 करोड़ पर कंपनी अपना टॉप लाइन रिपोर्ट कर सकती है। जहाँ तक कामकाजी मुनाफे का सवाल है 7% की गिरावट के साथ 385 करोड़ और कंपनी की मार्जिन्स भी 19% के आसपास थी पिछले साल, इस बारी 17% हम उम्मीद कर रहे हैं और मुनाफा कंपनी का 3% गिरकर 350 करोड़ पर रह सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर कंपनी की जो घरेलू पावर जनरेशन कारोबार है उसमें ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज्ड आपको जो एक्सपेक्टेशंस बन रही है वो देखने को मिल सकती है। यूरोप, चीन और मिडिल ईस्ट से स्लो डाउन से कंपनी की एक्सपोर्ट्स कारोबार में गिरावट भी संभव। मजा नहीं है, ढीला जुला कोई खास एक्शन नहीं, ढीला डाला सर रिजल्ट तो ये लग रहा है। तो सनी अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं SBI सिक्योरिटी से। सनी जी, आपको है ना दोनों के चार्ट देखने, दोनों में से आपको जो अच्छे लगे वो बता दीजिए। अपोलो टायर और कमिंस, उनमें से कोई बाइंग सेलिंग की अगर क्लियर कट आपकी राय है तो ठीक है, नहीं तो कुशल को इग्नोर कीजिए। मुझे लगता है कि जितने भी टायर कंपनी थे ऑब्वियसली उनके लिए एक दिसंबर क्वार्टर काफी बेहतरीन क्वार्टर होगा और रादर देन बेटिंग ऑन अपोलो टायर में जो सीएट है जिसके नतीजे आ चुके हैं और जहां आउटलुक भी एक ठीक ठाक रहा था, वैल्यूएशन के लिहाज से भी एक कंफर्ट लगता है, 12-13 के पी पे मिल रही है कंपनी, तो मैं सीएट में एट अ करंट जंक्चर बेट लगाना चाहूंगा और एक बार अपोलो टायर के नतीजे आ जाए और एक बार वहां से कमेंट्री आ जाए, उसके बाद फिर उसके ऊपर मे भी कल जब फ्रेश व्यू लेना चाहेंगे अपोलो टायर पर। टायर पर वैसे बुलिश है, माफ़ कीजिएगा मैंने आपसे चार्ट्स पर राय ले ली, आप तो फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं, देश के जाने माने सनी अग्रवाल साहब, जिनकी तरफ से राय आपके लिए आती है कि टायर कंपनियों के नतीजे अब तक अच्छे रहे हैं। आइए सचिन जी के लिए भी एक और बिगुल। बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर टेक महिंद्रा में बिकवाली करने की सलाह होगी। अब डिस्क्लोजर होगा कि हमने अभी हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है एंड जिस तरीके से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है काफ़ी हफ्तों तक थोड़ा सा सेल ऑन राइज मोड में ये पर्टिकुलर काउंटर रहना चाहिए। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि 1315 से लेके 1280 ये दो लेवल्स के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं पोजिशनली एंड जिस तरीके से फिलहाल स्ट्रक्चर है 1348 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर वो फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। थोड़ा भी अगर बाउंस बैक मिल जाता है तो 1337 से 1348 एक आइडियल जोन है जहाँ पर ये फ्रेश शॉट्स आपको डिप्लॉय करने हैं। तो ये है आपके लिए राय आती हुई इस वक्त। आइए बढ़ते आगे और एक और बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर भी आपके लिए आने की तैयारी में है, थोड़ी देर में हम आपके लिए लेकर आएंगे। खबरें बहुत आ रही है आज, हमारे रिपोर्टर बड़े एक्शन में है एकदम, मार्केट में भी एक्शन काफ़ी भरपूर होता हुआ दिख रहा है, नतीजों का एक्शन भी बिल्कुल कहीं कम होने का नाम नहीं है। वरुण तैयार है, मनापुरम फाइनेंस के आने वाले रिजल्ट्स आज ही आ रहे हैं ना वरुण? आज ही बाजार के बाद बोलते बोलते भी आ सकता है अनिल जी, जल्दी बोलो तो फिर। तो नतीजे अनिल जी अच्छे रहेंगे, ठीक ठाक रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि गोल्ड कारोबार से अगर आप देखेंगे तो उससे ज़्यादा जो बाकी कारोबार है वहाँ से कंपनी को ज़्यादा मदद मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है और इसके लिए ओवरऑल जो है नतीजे ठीक ठाक रहेंगे। गोल्ड लोन का कारोबार अगर आप देखेंगे वहाँ भी ग्रोथ अच्छी है, लेकिन बाकी कारोबार में ग्रोथ जो है वो थोड़ी ज़्यादा रहेगी। इसके लिए एनआई 28% बढ़ेगा, 1400 करोड़ पे ये आएगा। मुनाफा 45% बढ़ के आएगा, 565 करोड़ का हमारा अनुमान है। टोटल AUM ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 25 से 26% के आसपास रहेगी। ग्रॉस NPS नेट NPS फ्लैट रहेंगे। निम्स में थोड़ा बहुत प्रेशर आ सकता है, हालांकि कोई बहुत बड़े प्रेशर का अनुमान नहीं है, हल्का फुल्का प्रेशर होगा क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट जो है वो बढ़ रहा है। तो ओवरऑल ग्रोथ अच्छी, गोल्ड के अलावा बाकी कारोबार में ज़्यादा बेटर ग्रोथ होगी, इसके नतीजे अच्छे रहने का अनुमान है। ओके तो नतीजे अच्छे रहने का अनुमान है और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इसकी रिफ्लेक्शन स्टॉक में भी दिखाई दे रही है। 1.5% ऊपर इस समय ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है और फिर से एक बार ऊपर चढ़ने की कोशिश दिख रही है। आइए कुछ और स्टॉक्स पर भी यहाँ पर फोकस कर लेते हैं जिसमें कुछ बज़ देखने को मिल रहा है।
हम मेटल स्पेस पे तो बात कर ही रहे थे, लेकिन एक बार बजाज फाइनेंस इस पर जरा फोकस कर लेते हैं क्योंकि स्ट्रेंथ हमें यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। बंसल सर, बजाज फाइनेंस इस समय कोई राय? जी नेहा, बजाज फाइनेंस का टेक्निकल चार्ट देखें तो नेहा करेक्शन चल रही है। इसके अंदर आज एक हल्का सा पुल बैक देखने को मिल रहा है। ऊपर में 67-60 एक रेजिस्टेंस है। तो जिस तरीके का नेहा टेक्निकल स्ट्रक्चर रहा है, ट्रेडिंग के नज़रिए से इसको अवॉइड करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। नेहा अगर कोई कतार में नहीं है तो एक चार्ट कॉर्नर के बिगुल की गुजारिश है। अच्छा, आजकल एक चीज़ बताएं बंसल जी, हमने आजकल कब आपको बोला कि ये कतार बहुत लंबी है, ये मार्ग व्यस्त है, आप इंतज़ार कीजिए? आजकल तो बोलते तो हम बिगुल ले लेते हैं आपका, तो बार बार ये कहने का क्या मतलब है आपका? अनिल जी थोड़ा शिष्टाचार। अनिल जी पोलाइट। अनिल जी ओ माय गॉड, आप दोनों पे सूट नहीं करता ये एकदम, बिल्कुल भी। ऐसे दिल्ली वालों पे नहीं करता है ना? देखो बीच बीच में मुंबई आते जाते रहेंगे, कितना बड़ा बदलाव हो गया है। शिष्टाचार, ओके बिगुल। कुणाल जी राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। और साथ ही मुंबई वालों को भी ये एकदम साफ साफ हिदायत है, बार बार दिल्ली न जाए। हाँ, शिष्टाचार भूल न जाए, ठीक है ना? बताए सर जी। नहीं अनिल जी, पहले तो मैं बिल्कुल फुली एग्रीमेंट, जो आपने बोला ना दिल्ली वालों को सूट नहीं करता। हाँ। इस तरीके से कल कुणाल जी ने रोड पे गाड़ी खड़ी करी थी। हाँ। उस समय शिष्टाचार, पोलाइटनेस सब भूल गए थे। अनिल जी आधी रोड पे कब्जा था। अनिल जी अच्छा, ये फोटो वोटो खींच दीजिए, भेजो, थोड़ा हम भी एंजॉय करें। हो सके ट्वीट ही कर दो। अनिल जी फोटो भूल गए। अनिल जी फोटो, एक ही फोटो खींची थी वो डाल दी। अनिल जी चलो बढ़िया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा। वी वुड लाइक टू सी एकदम। हाँ, मजा तो आएगा कि आई कैन जस्ट। फोटो में अनिल जी नुकसान भी था एक ना। क्या नुकसान क्या था अनिल जी? कहीं वो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कुणाल जी के घर में चालान ना भेज देती। अनिल जी हाँ, ये बात सही है। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मेरी पार्किंग स्किल्स बिल्कुल इंटैक्ट है। आप चाहें तो मैं रिपीट परफॉर्मेंस कर सकता हूं अगर बंसल जी फिर आज पार्टी दे रहे हो। कई बार ऐसा भी होता है कि जब तक कुणाल जी पार्किंग करने के लिए कोशिश कराए तब तक बंसल जी अपना शॉपिंग वॉपिंग का छोटा मोटा काम करके वापस आ जाते हैं। जब तक पार्किंग नहीं हो पाती फिर बंसल जी बोले चल पड़ो, अब करने की जरूरत नहीं है। चलिए बताए सर अपनी पिक। अनिल जी खरीदारी की राय है JSW स्टील पर। मेटल्स में देखें तो सेल चल गया है, टाटा स्टील चल गया है और JSW स्टील काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है और मार्केट में थोड़ी सी जो ऊपर से वीकनेस आई है उसमें भी थोड़ा हल्का हो रहा है। तो निचले स्तरों पर JSW स्टील पर खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक पैटर्न बना है जिसको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक में कंसोलिडेशन हुआ और जैसा राकेश जी ने कहा कि बाकी मेटल स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी है, तो यहां पर एक कैचअप आपको मूव देखने को मिल सकता है। हमारी खरीदारी की राय है 830 रुपए पर छोटा सा स्टॉप लॉस रखकर बाय करें। पहला टारगेट होगा 855 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 870 रुपए का। तो 855, 870 के टारगेट के लिए JSW स्टील में खरीदारी करें। ओके, तो बहुत सारे मेटल स्पेस में भरोसा बढ़ता हुआ JSW स्टील। राकेश कुणाल जी की पसंद 830 का स्टॉप लॉस, 855 और इवेंचुअली 870 तक भी ऊपर जाता दिख रहा है। लेकिन नंबर्स काफ़ी सारे आने की तैयारी में है। लुपिन उन्हीं में से एक है। क्या एक्सपेक्टेड है इस नंबर से? आइए जान लेते हैं। नुपुर हमारे साथ है। नुपुर बताइए। बिल्कुल नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है। कंपनी की आय देखें तो 13% से इस क्वार्टर में बढ़कर 4,870 करोड़ के आसपास आते हुए दिख सकते हैं। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो वहाँ पर भी आपको 61% की ग्रोथ आती हुई नजर आ सकते हैं। मार्जिन्स 12% से सुधर के 17% के पहुँचते हुए दिख सकते हैं और मुनाफा भी देखें तो 150 करोड़ से बढ़ के 430 करोड़ के आसपास आता हुआ दिख सकता है। मुनाफे का बेस काफ़ी लो था एक्सेप्शनल आइटम की वजह से, तो यहाँ पर फोकस करके चलना है। कंपनी के 2 बड़े प्रोडक्ट्स इस क्वार्टर में लॉन्च हुए थे जिसकी वजह से जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस होगी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। रॉ मटेरियल के दामों में गिरावट हुई, उसकी वजह से भी ग्रॉस मार्जिन एक्सपैंड होते हुए दिखेंगे।
यूरोप की आई में 37% की मजबूत ग्रोथ यहाँ पे लेके चल रहे हैं, लेकिन यूएस में हो सकता है प्राइसिंग इशू की वजह से थोड़ी डिक्लाइन आती हुई नज़र आ सके। डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन जो कारोबार है कंपनी का, घरेलू कारोबार है, वहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है, तो यहाँ पर नज़र रहने वाली है। और नए लॉन्चेस जैसे कि इस क्वार्टर में कंपनी ने किए हैं 2, उसकी वजह से परफॉर्मेंस आती हुई दिखेगी। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री नए लॉन्चेस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो अच्छा क्वार्टर रह सकता है लुपिन के लिए। ओके, लुपिन के लिए एक बेहतरीन क्वार्टर की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। फार्मा स्पेस की कंपनी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है, अच्छी स्ट्रेंथ है। सनी जी, फार्मा स्पेस क्या लगता है, लुपिन, सन फार्मा, इन सब में आपको क्या पसंद आ रहा है? या डेफिनेटली फार्मा के जो नंबर से नतीजे अगर हम देखें दिसंबर क्वार्टर के काफी अच्छे आ रहे हैं। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर का एक काइंड ऑफ रनवे जो था फार्मा और इन्वेस्टर्स का भरोसा पीएसयूज की तरफ बढ़ रहा है। जो छोटा सा भी शेयर बाजार जानते हैं, इनको समझ आता है, नहीं समझता है तो किसी को पूछो। आप सभापति जी देखिए, बीएसई पीएसयू इंडेक्स में बीते 1 वर्ष के दौरान लगभग 2 गुनी उछाल हुई है। आदरणीय सभापति जी, 10 साल पहले यानी 4 से 14 के बीच की बात करता हूं, पीएसयू का नेट प्रॉफिट करीब 1.25 लाख करोड़ था और इस 10 वर्ष में पीएसयू का नेट प्रॉफिट 2.5 लाख करोड़ है। दस वर्ष में, हमारे 10 वर्ष में पीएसयू की नेट वर्थ 9.5 लाख करोड़ से बढ़कर के 17 लाख करोड़ हो गई है। आदरणीय सभापति जी, इनका हाथ जहां भी लगता है ना, उसका डूबना तय हो जाता है और उससे यही दशा करके उन्होंने छोड़ी थी। हम मेहनत करके इतनी बाहर लाए, इतनी प्रतिष्ठा बढ़ी है। आपको खुशी होनी चाहिए, भ्रम मत फैलाइए, बाजार में हरा हवा ऐसी न फैलाइए कि देश के सामान्य निवेशक के मन को उलझन में आ जाए। ऐसा काम आप नहीं कर सकते। आदरणीय सभापति जी, इन लोगों की मर्यादा इतनी है, अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अभी वो नॉन स्टार्टर है। न तो वो लिफ्ट हो रहा है, न वो लॉन्च हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, आप पिछली बार भी इतनी शांति से रहे हो तो कितना मजा आता। आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय सभापति जी, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, सबको बधाई हो। आदरणीय सभापति जी, मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे लंबे समय तक एक राज्य के मुख्यमंत्री के नाते देश की और जनता की सेवा करने का अवसर मिला और इसलिए मैं रीजनल एस्पिरेशंस को बहुत भली भांति समझता हूँ, क्योंकि मैं उस प्रोसेस से निकला हूँ। जैसे हमारे यहाँ दिग्विजय जी, उनको भली भांति सहज समझ आता है भी एक राज्य के लिए क्या होता है। हम लोग उसी दुनिया से निकल करके आए हैं, तो हमें अनुभव है, पता है। शरद राव जी को है, तो ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ जिनको ये सारी चीज़ों का पता है। देवगढ़ा साहब है, तो इन लोगों के इन सारी चीज़ों का पता है, तो हम इसका महात्मा समझते हैं। हमें कोई किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता है, हम अनुभव कर करके आए हैं।
और ये भी सच्चाई है साहब, 10 साल यूपीए की पूरी शक्ति गुजरात को क्या कुछ न करने में लगी हुई थी, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मैं आंसू नहीं बहाता, मैं रोने की मेरी आदत नहीं है जी। लेकिन तब भी उतने संकटों के बावजूद भी, उतने जुल्म के बाद भी, हर प्रकार की मुसीबतों को झेलते हुए भी, मेरी तो मुसीबत ऐसी थी कि यहाँ किसी मिनिस्टर से मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी। वो कहते थे भाई आप जानते हो मेरी तो दोस्ती है, मैं फोन पे बात कर लूंगा, लेकिन कहीं फोटो वोटो निकल गए, ये डर रहता था। यहाँ मंत्रियों का डर ऐसा था। अब खैर उनकी मुसीबतें मैं समझ सकता हूं। मेरे यहाँ एक बार बहुत प्राकृतिक आपदा आई, मैंने उस समय प्रधानमंत्री जी को बड़ा रिक्वेस्ट किया कि आप आइए, एक बार जरा देख लीजिए। उनका कार्यक्रम बना, फिर साहब एक एडवाइजरी कमेटी बनी थी ना, शायद वहां से हुक्म आया, तो कोई हेलीकॉप्टर से हवाई निरीक्षण करे वो तो मैं समझ सकता हूँ साहब। वो कार्यक्रम बदल करके साउथ में किस राज्य में गए तो मुझे याद नहीं रहा आज, और बोले हम हवाई जहाज से ऊपर से देख लेंगे, हम गुजरात में नहीं आएंगे। मैं सूरत पहुंचा हुआ था, वो आने वाले थे, मैं जानता हूँ आखिर में क्या हुआ होगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं साहब, प्राकृतिक आपदा में भी मैंने ऐसी मुसीबतों को झेला है, लेकिन उसके बावजूद भी उस समय भी मेरा मंत्र था, आज भी मेरा मंत्र है कि देश के विकास के लिए राज्य का विकास, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, और हम सबको इसी रास्ते पर चलना चाहिए। हम राज्यों का विकास से ही राष्ट्र का विकास कर पाएंगे, इस पे कोई विवाद नहीं हो सकता है, कोई विवाद नहीं हो सकता है। और मैं आपको विश्वास देता हूं सभापति जी, राज्य अगर एक कदम चलता है तो 2 कदम चलने की ताकत देने के लिए मर गया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, और मैंने तो हमेशा कहा कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, आज देश को जरूरत है कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में अपना भाषण देते हुए और उन्होंने सरकारी कंपनियों पर जो वेल्थ बनी है, जो मार्केट कैप बढ़ा है, उस पर उन्होंने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया और बताया कि किस तरह से सरकारी कंपनियां बढ़िया काम करती हुई दिख रही है। उन्होंने LIC का जिक्र किया है, जिसके IPO को लेकर काफ़ी लोगों को निराशा हुई थी, काफ़ी विपक्ष ने उन पर आरोप लगाए थे। उनका ये कहना है अब देखिए कहाँ पर LIC का शेयर है। कई सारी सरकारी क्षेत्र की कंपनियां HAL वगैरह, उनके बारे में बताया, और सरकारी कंपनियों का नेटवर्थ 2 गुना से ज़्यादा होकर अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसकी पूरी की पूरी जानकारी प्रधानमंत्री जी ने दी। तो ये है पूरा का पूरा एक्शन आपके लिए आता हुआ संसद बजट सत्र के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री जी अपनी बात रखते हुए आगे। आइए बढ़ते आगे, और मेरे ख्याल से हिमांशु जी को एक बिगुल की है ज़रूरत। हिमांशु जी चाहिए? जी नहीं, चलिए बजाइए। आए सर। अनिल जी, ये F&O का स्टॉक है, लेकिन अनिल जी ये इसको डिलीवरी में खरीदने का एक मेरा रिकमेंडेशन है, और क्योंकि 3 बजे के आसपास मैं इसको दे रहा हूं, तो 10 की जगह 3 की कमाई के तौर पर इस स्टॉक में मुझे लगता है कि निवेश किया जा सकता है। अनिल जी खरीदारी करनी है बायोकॉन में, जिसमें कल के सेशन में एक ब्रेकआउट कंफर्म होता हुआ नजर आया था, और आज उस ब्रेकआउट लेवल का रीटेस्ट ये स्टॉक करता हुआ देखने को मिल रहा है। 288-290 रुपए के आसपास करंटली ट्रेड करता है। मेरा ऐसा मानना है कि एक बहुत लंबे समय की अंडर परफॉर्मेंस के बाद ये स्टॉक फाइनली एक बेस बना चुका है, और यहां से ये स्टॉक अब आने वाले दिनों में एक अच्छी तेजी दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो 325 से लेकर 330 रुपए तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए बायोकॉन में तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस के तौर पर अगर चाहें तो 275-278 इस जोन के नीचे का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर लगाएं, और 285 रुपए तक कोई भी गिरावट मिलती है तो स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बनाकर चलने की सलाह है। बायोकॉन पे करें फोकस। 325-330 तक का टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट।
बताइए सुमित जी। भाई का स्टॉक रडार पे है, स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 72 रुपया 20 पैसा। 72.20 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के अंदर मोमेंटम तेजी का बना हुआ है। ये वो स्टॉक है जो हम कंटिन्यूसली 24-25 रुपए के लेवल से रेकमेंड करते आ रहे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक में ब्रेकआउट है, स्टॉक में पिछले कई दिनों से कंटिन्यूस अप मूव भी देखने को मिल रहा है और आज भी फॉलो अप मूव कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ से और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा, जिसमें 78 रुपए का इसका पहला टारगेट होगा 78 और दूसरा टारगेट होगा 82 रुपीज का। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 66-67 के पास है, तो 67 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के सेंट्रल बैंक में खरीदारी करें। 78 से लेके 82 तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ऐसे 2 लेवल के लिए करनी है आपको खरीदारी सेंट्रल बैंक में। आइए बिगुल जय ठक्कर के लिए कैश का ऑप्शन। जय बताइए। मिड कैप निफ्टी पर मैंने 10,800 कॉल रिकमेंड किया था। आज प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी गई थी, अपडेट किया था उस पर। और अब अनिल जी मेरे को वहां पे स्ट्रेंथ बहुत ही क्लियरली नजर आ रहा है आज भी, इसीलिए एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 90 रुपए पर मिल रहा है। 90-91 रुपए पर 90-91 के रेंज में आपको 10,850 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन मिल रहा है। क्लियर कंफर्मेशन है अनिल जी यहाँ पे एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। निफ्टी में तो है ही, बट मिड कैप निफ्टी में 90-91 के रेंज में खरीदे अनिल जी। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका होगा 45 पर, सो एग्जैक्ट हाफ पर आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट ऊपर में अनिल जी बनेगा 136 का, दूसरा टारगेट 155 का। 136-155 ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदे एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। ये अनिल जी जो एक्सपायरी है इसकी दैट वुड बी ऑफ 12 फरवरी, 12 फरवरी की एक्सपायरी का है। अरे जी मुझे ऐसा लग रहा है 10,800-750 की जो रेंज है मिड कैप निफ्टी में बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट रेंज है। यहाँ से अगर उसके ऊपर टिकता है अरे जी ऊपर में यहाँ से 300-400 पॉइंट का भी मूव आ सकता है। मतलब 10,900 एक माइनर हर्डल है एज कम्पेयर टू द सपोर्ट ऑफ 10,750-800। 10,900 क्लियर होते हैं अनिल जी और 200-300 पॉइंट की मूव आनी चाहिए मिड कैप निफ्टी में। जो हिसाब से कितने समय से एक अच्छे कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था ये क्लोजिंग बेसिस पर तो एक अच्छा क्लोज आ रहा है आज। तो जय की तरफ से निफ्टी मिड कैप पर कॉल लेनी है 90 की एट द मनी की। आइए अब केमिकल कंपनियों पर फोकस करते हैं। तीसरी तिमाही कैसी रही है, आने वाला वित्त वर्ष यानी कि वित्त वर्ष 2025 कैसा दिखाई दे रहा है, कैसी उम्मीद है, जान लेते हैं नुपुर से। नुपुर बताइए। बिल्कुल, तीसरी तिमाही केमिकल कंपनीज के लिए कमज़ोर तो रही है, लेकिन मैनेजमेंट की जो कमेंट्री सारी कंपनीज की तरफ से आती हुई दिखी है वो थोड़ी मोटिवेटिंग है, क्योंकि उनका कहना है कि आने वाले जो क्वार्टर्स है, जो आने वाली जो 2 तिमाही होगी वहाँ पे डिमांड की जो सिचुएशन है वो सुधरती हुई नजर आ सकती है। तीसरी तिमाही पर फोकस करें तो सारी कंपनीज में हमने देखा है कि जो कामकाजी लेवल पे मुनाफा या रेवेन्यू या मार्जिन देखे तो जबरदस्त गिरावट वहाँ पे आती हुई नजर आई थी। एसआरएफ में 12% से जो है रेवेन्यू गिरते हुए दिखा। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 31% की गिरावट नजर आएगी। यूपीएल भी पीछे नहीं था, 80% से ज़्यादा की गिरावट हमने कामकाजी लेवल पे देखी। टाटा केमिकल्स 40% नीचे था अपने कामकाजी लेवल मुनाफे की बात करें तो। नवीन फ्लोरिन, सुमिटोमोटो केमिकल, जुबिलेंट इनक्रेवा, कोई भी छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो केमिकल सेक्टर में सारे कंपनीज के जो मुनाफे थे कामकाजी लेवल पे और नेट लेवल पे यहाँ पे हमने कमज़ोरी देखी थी। लेकिन FY25 इन कंपनीज के लिए थोड़ा बेटर हो सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट की कमेंट्री यही इंडिकेट कर रही है। एसआरएफ की बात करें तो मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि Q4 से ही रिकवरी आती हुई नजर आ सकती है और यहाँ पे जो प्रदर्शन होगा वो सुधरता हुआ दिखेगा। यूपीएल ने भी कहा कि Q2 FY25 से रिकवरी की पूरी उम्मीद है। टाटा केमिकल्स हालांकि यहाँ पे वो थोड़े नेगेटिव होकर चल रहे हैं। उनका कहना है कि मार्केट डिमांड अभी भी कमज़ोर है, तो आने वाले 2 से 3 क्वार्टर डिमांड के लिहाज से थोड़े कमज़ोर रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। सुमिटोमोटो केमिकल्स की बात करें तो उन्होंने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों में ही बात की। उनका कहना है कि दोनों बाज़ारों में बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है FY25 के स्टार्ट से ही। और जुबिलेंट इनक्रेवा का कहना है कि यहाँ पे तो डी स्टॉकिंग जो हुई है, जिसकी वजह से ये सारे कंसर्न्स निकल के आ रहे हैं, वो अब अंतिम चरणों में पहुँचती हुई नजर आ रही। तो तीसरी तिमाही डेफिनेटली कमज़ोर थी केमिकल कंपनीज के लिए, लेकिन मैनेजमेंट की कॉमेंट्री जो है वो पॉजिटिव आती हुई दिखी, जिसकी वजह से जो रिकवरी हमने रिजल्ट के बाद जो इन स्टॉक्स में आती हुई नजर आई है। बिल्कुल, तो केमिकल कंपनियों में नतीजे रहे कमजोर, लेकिन कमेंट्री मजबूत और आमतौर पर कमेंट्री में एक ही चीज़ कही जा रही है, 2 तिमाहियों के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सनी अग्रवाल साहब।
आपको भरोसा है कि 2 तिमाहियों बाद इन सारी केमिकल कंपनियों में ठीक हो जाएगा? यदि हाँ तो आपको पसंद क्या है? अनिल जी, अगेन वेट एंड वॉच की सिचुएशन रहेगी। केमिकल स्पेस में सिचुएशन काफी खराब है और जिस तरह से मैनेजमेंट होपफुल है कि 2 क्वार्टर बाद सिनारियो ठीक हो जाएगा, लेट्स होप कि वो पैन आउट हो जाए। और अगर मुझे यहाँ से कुछ पिक करना होगा तो मैं जो डोमेस्टिक एग्रोकेमिकल कंपनीज हैं ये पिक करना चाहूंगा। द रीजन बीइंग दैट ये अनुमान है कि जो अपकमिंग मानसून है वो नॉर्मल रहेगा, एल निनो की कंडीशन नहीं रहेगी। तो जैसे कोरोमंडल इंटरनेशनल हो गया या फॉर दैट मैटर रैलीस इंडिया हो गया, मैं वहाँ बेट करना चाहूंगा, जो कि मोर ऑफ अ डोमेस्टिक स्टोरी है। और एट द सेम टाइम अगर मानसून नॉर्मल पैन आउट होता है तो मुझे लगता है कि ये काइंड ऑफ सेफ रिस्क रिवॉर्ड ऑफर करते हैं। ओके, चलिए, तो कोरोमंडल एग्री स्पेस पर ये राय आती हुई। लेकिन आइए अब वक्त हुआ है सर की 3-20 की स्ट्रैटेजी का। सर, डाउ फ्यूचर्स वेरी चॉपी, एक बार फिर से लाल निशान की तरफ बढ़ गया है। नास्डैक फ्यूचर्स यहाँ पर भी प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। यूरोप वीक है, कच्चा तेल 79 के आसपास अपने आप को बनाए रखे हुए है और डॉलर इंडेक्स 104 के पास है। रुपये में स्ट्रेंथ है। सर, क्या करना है? कुछ करने जैसा है नहीं, तेजी की पोजीशन जो है बनाए रखें। और निफ्टी में आज बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग होती हुई दिख रही है उतार चढ़ाव के बीच, यानी कि वही है 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे की रेंज है। ऊपर में 22,125 है, नीचे में 21,725 है। उसी रेंज को ट्रेड करना है। तो 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे की निफ्टी की रेंज है और उस लिहाज से कल नीचे खुलेगा तो खरीदा जाएगा, ऊपर खुलेगा तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। वो सिंपल सा ट्रेंड है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 150 पॉइंट मजबूत है, लेकिन ऐसा कोई खास बहुत बड़ी बात नहीं है। आज वीकली एक्सपायरी थी, उसकी वजह से हल्की फुल्की खरीदारी आई है। इसमें भी कोई ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई बड़ी खरीदारी हो, इतनी हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग वाली खरीदारी है, फ्रेश खरीदारी वाली रही। सो इंडेक्स में कैरी ओवर ट्रेड कोई खास बन नहीं रहा है। जो आपकी पोजीशन है उसको होल्ड करके चले, वो ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप लॉन्ग हैं निफ्टी पर रहिए, 21,700 का पुट रख लीजिए अगर हेज करना है। शॉर्ट है और होल्ड बिल्कुल शॉर्ट रखना चाहें, लाइफ हाई का 22,100 का आप पुट कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 45,500 46,000 ये रेंज है, इसके बीचों बीच आप जाकर बंद हो रहे हैं। तो अगर चाहें तो 45,500 और 46,000 के ऑप्शन के साथ अपने आप की हेज कर सकते हैं। फ्रेश खरीदारी करने की राय आज नहीं है, नहीं बिकवाली की। जब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बराबर हो तो बेहतर है ओवरनाइट पोजीशन कम रखी जाए, नेक्स्ट डे देखना ज़्यादा बढ़िया है। और डाउ फ्यूचर पे आपको बिल्कुल ये बता रहा है कि 4 पॉइंट ऊपर का मतलब है कि इनको पता नहीं कि होना क्या है। सो बेहतर है वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रहें। कल आरबीआई की पॉलिसी भी है, वैसे तो ज़्यादा कुछ होना नहीं है, लेकिन पॉलिसी तक देखिए, इंतज़ार कीजिए, लेट्स सी आफ्टर दैट। ओके, चलिए, इसी के साथ अब वक्त हुआ है बैन से बेनिफिट का। पूरे 7 स्टॉक हैं आशीष के पास बैन लिस्ट में। पहले आशीष बताइए, किसी को बाहर निकालेंगे आप? कोई भी स्टॉक नहीं सर जो बाहर आ सकता है, कोई भी नहीं 80% से एक भी नहीं है। सबसे लीस्ट पोजीशन भी है जी एंटरटेनमेंट में, लेकिन 82.85% है। अभी हमारे पास 8 मिनट बचे हुए हैं, उम्मीद नहीं है कि स्टॉक यहाँ पर ये बैन से बाहर आएगा। सबसे ज़्यादा पोजीशन है इंडस्टार के 115% मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट के साथ। अब एंट्री वाले 3 नाम मैं आपके सामने बता देता हूँ, यानी कल आपके पास 10 स्टॉक होंगे जहाँ पर बैन लिस्ट में शामिल होंगे। डेल्टा कॉप 114% है, सेल है 110% और बलरामपुर चीनी नतीजों से पहले यहाँ पर भी पोजीशंस बनी है 105% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो अब आपके पास 7 की जगह 10 स्टॉक होंगे बैन में। ओके, तो 3 और आने की तैयारी में डेल्टा, सेल, बलरामपुर। डेल्टा में तो आज 10% का बड़ा उछाला है, जाहिर सी बात है काशवी की शॉर्ट भी कवर हुई है, तो फ्रेश पोजीशन भी बनी है। सेल कैसा चल रहा है? सेल तो फ्लैट है मेरे ख्याल, सेल में ज़्यादा मुँह नहीं, 1.5% नीचे है यहाँ पर। और बलरामपुर चीनी नतीजों के पहले 1% मजबूत। बलरामपुर के नंबर्स आने वाले हैं मेरे ख्याल से 1 आध दिन में, और नंबर्स के पहले अच्छी तेजी की पोजीशन बनी है बलरामपुर चीनी में। तो ये देखिए आपके लिए आता हुआ इस वक्त। चलिए, बढ़िया है, ये बैन से बेनिफिट आपके लिए होता हुआ। ओके, चलिए, कुछ और स्टॉक्स पे फोकस कर लेते हैं जहां पर कुछ आज बज़ देखने को मिला है। सन फार्मा इनमें से एक है। फार्मा स्पेस में ये कंपनी अच्छा करते हुए दिखाई दे रही है। बंसल सर, सन फार्मा इस समय कोई राय? जी नहीं यार, टेक्निकली देखें तो स्ट्रक्चर बढ़िया है, एकदम नए हाइस पे चल रहा है। और इस पे अभी कुछ दिनों पहले मैंने और कुणाल जी ने खरीदारी की राय भी दी थी। तो नया ट्रेडिंग के नजरिए से कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है। जिनके पास है होल्ड टाइट, सेट टाइट और गिरावट में ले। यह है सन फार्मा आपके लिए। और अगर आपने थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री जी ने जो संसद में कहा है, राज्यसभा में कहा है अपने धन्यवाद प्रस्ताव में,
सरकारी कंपनियों के बारे में अगर आपने मिस कर दिया हो तो आइए पूरी बाइट में आपको सुना दूँ एग्जैक्टली प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। जिस बीएसएनएल को आपने तबाह करके छोड़ा था ना, वो बीएसएनएल आज मेड इन इंडिया 4G 5G उस तरफ आगे बढ़ रहा है और दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। एचएएल के लिए इतने भ्रम फैलाए, आज रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग एचएएल कर रहा है, रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट कर रहा है एचएएल। कर्नाटका में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी एचएएल बन गई। एलआईसी क्या चलाया। आदरणीय सभापति जी, मैं सीना तान करके सुनाना चाहता हूं, आंखें ऊंची करके सुनना चाहता हूं, आज एलआईसी के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं। बिल्कुल रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड करता हुआ एलआईसी और हमारा टारगेट 1200 रुपये का है। यहाँ से भी अभी भी और तेज़ी तो बाकी है, रोज भी जल्दी होती हुई दिखेगी। सरकारी कंपनियों में जो एक्शन हुआ उस पर प्रधानमंत्री जी संसद में बात करते हुए, ये आपके लिए। आइए आशुधर के पास चलते हैं, उनकी तरफ से कुछ अपडेट या कॉल से। आशुधर बताएं। नहीं अनिल जी, अपडेट तो मुझे आपसे पूछना था कि मतलब बताना था कि जो एक्सटेंडेड आवर्स आ रहे हैं अनिल जी, मैं तो इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब बहुत ही बढ़िया चीज़ होने वाली है, क्योंकि अनिल जी आपके पास इतना टाइम होगा नहीं, आप इतना काम कर नहीं पाएंगे। शाम शो के लिए आपको कोई तो टेम्परेरी या एंकर ढूंढने पड़ेंगे। करेक्ट। तो अनिल जी अब तो मतलब पूरा मौका है, आप अब नहीं अनिल जी आप अवॉइड कर सकते। हम रखेंगे ना आपको रात को 10 से 12 बजे वाली ड्यूटी में जिस समय टीआरपी सबसे कम होती है। अनिल जी मार्केट टाइम जो भी मार्केट टाइम होगा अनिल जी। अरे सर स्वागत है आपका, बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम। हम तो वैसे भी हमारी इंडस्ट्री तो बड़ी टैलेंट क्रंच वाली समस्या से जूझ रही है। ठीक आप ही की इंडस्ट्री की तरह हमारे पास भी अच्छे लोगों की कमी है, बहुत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ढेर सारे चैनल है, काम करने वाले लोग थोड़े से हैं। नया जी फैक्ट है ये बात तो। ठीक इसी तरह से जैसे ब्रोकिंग, एडवाइजरी, म्यूचुअल फंड, आजकल मैं जिनसे मिलता हूँ इंडस्ट्री में, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जितने भी लोग हैं, जिसमें आपके एक्सचेंजेस से लेके रजिस्ट्रार, ट्रांसफ़र एजेंट आ गए, ब्रोकर्स आ गए, वेल्थ मैनेजर्स आ गए, पोर्टफोलियो एडवाइजर्स आ गए, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, म्यूचुअल फंड, सबको एक ही कंप्लेन है, लोग ही नहीं है, एक्सपीरियंस लोग ही नहीं है, अच्छे लोग ही नहीं है। सो इसीलिए तो नहीं तो आशु जी तो अगर हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा लोग हो, हम आशु जी को सोचने भी दें, घुसने की बात तो बहुत दूर की है। ये आशु जी। अनिल जी आपने बिल्कुल ठीक चीज़ बोली। अनिल जी मैं एक बात बताता हूँ, जो पहले हम ये ऑफिस में या मतलब ये ट्रेडिंग डेस्क पे बोलते थे डीलिंग डेस्क, डीलर्स, अनिल जी जब से ये पिछले सालों में ऐप आ गई है और ऐप का मतलब चलन हो गया, कन्वीनियंस भी हो गई है, अनिल जी डीलर मतलब अवेलेबल ही नहीं है, मतलब डीलिंग ही नहीं आती लोगों को, क्योंकि नई जो ब्रीड आ रही है या जो नया यूथ है अनिल जी, वो तो मतलब मोबाइल ऐप पे है, वो डीलिंग ही नहीं आती किसी को अनिल जी। तो मतलब एक्चुअली में क्रंच है, और जो राइट नॉलेज के साथ चीजें चाहिए अनिल जी, वो एक्चुअली क्रंच हो रहा है। क्योंकि वैसे तो अनिल जी आजकल हर घर में एनालिस्ट हो गया और हर लेन में आपको एनालिस्ट मिल जाएगा, लेकिन अनिल जी जो राइट गाइडेंस है वो भी बहुत हैंड होल्डिंग इंपॉर्टेंट है, प्लस डीलिंग क्रंच तो अनिल जी बहुत ज्यादा हो गया बिकॉज ऑफ दिस ऐप इन्विजन बात है। तो ये है पूरा का पूरा एक्शन आपके लिए भाई, लोगों की कमी तो है ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। आइए एक और बात जो ट्रेडिंग डे आवर्स बढ़ने को लेकर जो बताई आशु जी ने, उससे जुड़ी एक बात बता दूं। आज सुबह मैंने एक एक्सपर्ट ट्विटर पर पोल डाला था कि ट्रेडिंग के घंटे बढ़ने चाहिए या नहीं, आप अपनी राय बताएं। इसका नतीजा अब तक जो है 1400 से ज़्यादा वोट आ चुके हैं। 46-47% लोग कह रहे हैं कि नहीं, समय नहीं बढ़ना चाहिए। 52% लोग कह रहे हैं बढ़ा दो, और 1.25% लोग बोल रहे हैं कि जो मर्जी आया करो, हमारे क्या लेने देना। उनकी राय कुछ अलग ही है। 52% कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। नहीं, ज़्यादातर लोग हैं नहीं करने के पक्ष में। जरा हमारे यहाँ आप भी अपनी राय दीजिए। मैंने 7 दिन के लिए पोल डाला है, आप भी अपनी राय रखिए कि भाई क्या आप ट्रेडिंग आवर्स बढ़ाने के पक्ष में हैं या नहीं हैं, तो भी राय दीजिए। एक बार ज़रा वापस से ट्वीट दिखाइए ताकि लोग अपनी राय दे सकें। जल्दी से आप अपनी राय दीजिए, क्या आप चाहते हैं कि ट्रेडिंग के घंटे बढ़ें या नहीं। हमारे एक्सपर्ट से पूछते हैं कौन कौन चाहता है कि ट्रेडिंग के घंटे बढ़ाएं, जरा हाथ खड़ा करिए। आप में से कौन कौन चाहता है? बंसल जी, सुमित जी, जय,
ओके, कुणाल जी 4 लोग की इच्छा है होने की और 4 की इच्छा है नहीं होने की। वाह 50 मामला है। वाह कुणाल जी, इसमें हाँ या ना वाला ही है, कोई कंडीशनल आपका है क्या? हाँ यस और नो जी। जी 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 बोलिए। अनिल जी, मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन अनिल जी जो मैं नहीं चाहता हूँ अक्सर वही चीजें हो जाती हैं। तो ऐसी मेरी आशंका है कि होगा तो वही जो मैं नहीं चाहूंगा। लेकिन अनिल जी एक बात है कि अनिल जी जब ये हो जाएगा उसके बाद एंग्जाइटी अनिल जी सबकी बढ़ जाएगी। एक आदत है हम सबकी कि बाजार चल रहा होता है तो बार बार रेट चेक करते रहते हैं। अब अगर मान लीजिए फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हो तो अनिल जी कोई व्यक्ति कितना भी डिटैच होना चाहे बार बार वो फ्यूचर के रेट चेक करता ही रहेगा। तो वो 3-4 घंटे आप किसी की बात नहीं सुनेंगे, एक्टिंग करेंगे कि बात सुन रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग जो है वो फ्यूचर के रेट की तरफ ही रहेगा। बिल्कुल कुणाल जी ने सही कहा, ये बार बार रेट चेक करना और बार बार व्हाट्सअप चेक करना है, ये उसी तरह की आदत के जैसे छोटा छोटा बच्चा होता है ना 2-4 महीने का, जो उसकी मम्मी बार बार नेपी चेक करती है। कुछ बदला तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं, होता हो ना हो लेकिन आदत पड़ जाती है। एग्जैक्टली कुणाल जी की आदत वैसी पड़ी है। जी जय क्या कहना चाहते हैं आप? परफेक्ट कहा अनिल जी। कुणाल जी ने, अनिल जी आप किसी भी मार्केट के ट्रेडर को अनिल जी देख लीजिए जो इंडेक्स में बेसिकली ट्रेड करता है, वो रात को 11:30-12 बजे तक, कुणाल जी और राकेश जी तो 2 बजे तक अनिल जी डाउ भी देखते ही है। तो अनिल जी जब ऐसे भी देख ही रहे अनिल जी तो माइट एज वेल ट्रेड ही कर लें। एक मौका मिल रहा है। हाँ, देखने में तो देख लिया, नहीं देखा नहीं देखा, ट्रेड करने में तो पूरा ही देखना पड़ेगा। फिर तो हमेशा जय है ना, पहले डाउ को सुलाएंगे फिर खुद सोएंगे और गिफ्ट निफ्टी के जागने के पहले तैयार रहेंगे। लीजिए दिस इज योर मॉर्निंग टी। ऐसा है, आपको उठाना पड़ेगा गिफ्ट निफ्टी को, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल हाँ जी जय जी। अनिल जी वर्क फ्रॉम होम के मौके मिलेंगे फिर से अनिल जी? वर्क फ्रॉम होम के मौके नहीं मिलेंगे, वर्क फ्रॉम होम ऑल्सो विद इन सेम सैलरी। हाँ ये ध्यान में रखिएगा। करेक्ट। हाँ अभी तो देखो क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, देखते रहिए। इस बीच पावर ग्रिड के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। बाजार बंद होने के तुरंत बाद आए 3,970 करोड़ मुनाफे का आंकड़ा आता हुआ दिखा है। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जब तक आते हैं तब तक मैं जल्दी से एक बार आपको बता दूं बाजार बंद होने के समय का क्या हाल। 21,950 के आसपास निफ्टी बंद होता, 72,150 के आसपास सेंसेक्स बंद होता और 45,900 के आसपास निफ्टी बैंक। थोड़ी एडजस्टेड क्लोजिंग का करेंगे हम इंतज़ार, तब तक आइए बढ़ते हैं आगे और बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। सर दर्द की समस्या अब एक बड़ा सर दर्द बन चुकी है और भारत में जो आंकड़े हैं उनमें 49 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें महीने में कम से कम 2 बार सर दर्द की शिकायत होती है। लेकिन इनमें से शायद ही कोई डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि आमतौर पर लोग सर दर्द की गोली खा लेते हैं और भूल जाते हैं कि उन्हें हुआ क्यों था। आज हम शाम 6 बजे इसी समस्या पर करेंगे बातचीत। सर दर्द है कि जाता नहीं, क्यों इसे हल्के में न लिया जाए, बार बार दवा लेना कितना खतरनाक है, इन सारे सवालों के जवाब देंगे डॉक्टर महिपाल सचदेव, चेयरमैन और डायरेक्टर सेंटर फॉर साइट, डॉक्टर कौस्तुभ महाजन, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट SL रहेजा हॉस्पिटल, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, सीनियर फिजिशियन। इन तीनों से होगी हमारी आज मुलाकात सर दर्द के बारे में। आप में से कोई खाता है सर दर्द की गोली? मतलब महीने में 2 बार सर दर्द ऑन एन एवरेज जो 50 करोड़ लोगों को होता है, उनमें से आपका कोई कंट्रीब्यूशन किसी का? जी कुणाल जी आपका है? अनिल जी देखिए, मैं तो नहीं खाता हूं, लेकिन ऐसा कई लोगों का दावा है कि वो मेरी वजह से खा रहे हैं। कितना सही है ये मुझे नहीं पता है। अच्छा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं। अच्छा जी हिमांशु जी। जी मैं खाता हूँ। ओके, कुणाल जी की वजह से? अनिल जी एक कुणाल जी और जो दूसरी है वो मेरे आसपास है नहीं, तो मैं बोल नहीं सकता। तभी तो बोल सकते हो। अच्छा, लेकिन बाद में रिकॉर्डिंग पहुंच जाए घर पे तो कैसे बोलेंगे? अच्छा बाय द वे, हम लोगों को तो 2 ही दिन सर दर्द होता है महीने में। एक दिन जब महीने का आखिरी दिन हो, जब पैसे खत्म हो जाए, और दूसरा दिन सैलरी आए कट के उस दिन, तो 2 दिन सर दर्द। क्यों मृत्युंजय? हाँ अरे इतने ही आए, वो भी अलग अलग महीने में। महीने का एक ही गिना जाएगा। हाँ अरे हाँ, मतलब एक ही महीने में 2 बार सर दर्द हुए, 2 बार तो पक्का निश्चित है ये। बिल्कुल, देखो इस पे आम राय है हमारी, मृत्युंजय की, मेरी, नेहा की, बस इतने ही आए, बहुत कट गए है ना। गोली ले लो। हाँ गोली। अच्छा, मार्च और फरवरी मार्च में तो गोली खाने जितने भी पैसे नहीं बेचते उसमें ज़्यादा कटता है टैक्स वगैरह। चलिए बढ़िया। तो सर दर्द की समस्या आपको किसी भी वजह से होती हो, पर्सनली हो सकती है, इंडिविजुअली हो सकती है, जो भी हो, लेकिन इस पर देखिएगा विशेष शो।
बढ़ते आगे और अब अगला शो हमारा जो है, इन दिनों में चीन के शेयर बाजार में कोहराम मचा है और इसके साथ ही बड़ी संख्या में विदेशी निवेशक चीन के बाजारों को छोड़कर भारतीय बाजारों में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं। दुनिया भर के एनालिस्ट अब भारत को दुनिया का नया इन्वेस्टमेंट हब बता रहे हैं। ऐसे में आज की इंडिया 360 डिग्री की स्टोरी यही होगी, भारत में निवेश को लेकर दुनिया का रुख क्या है, चीन के विकल्प के तौर पर भारत में निवेश आने के क्या मौके और बढ़ सकते हैं, इस पर खास शो चीन पर शंका भारत का डंका। देखिएगा जरूर रात 8 बजे। फाइनल क्लोजिंग 21,923, पूरे 1 पॉइंट ऊपर निफ्टी बंद होता हुआ लाज रख ली। सेंसेक्स 35 अंक नीचे 72,150 पर, निफ्टी बैंक 125 पॉइंट ऊपर 45,818 पर। मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पर बंद होते हुए मिड कैप इंडेक्स में स्पेशली 0.5% से ज़्यादा की तेजी, स्मॉल कैप इंडेक्स भी 0.5% से ज़्यादा रहा मजबूत। ये आपके लिए आज का शो। समाचार समाप्त हुए। सुदीप शाह साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, सनी अग्रवाल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, हिमांशु जी, आशु जी और जय ठक्कर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सुमित जी का, सचिन जी का, कुणाल जी और राकेश जी का भी बहुत बहुत दिल से आभार। कल है विशेष दिन, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी हम सब साथ देखेंगे, विश्लेषण करेंगे, लेकिन फिलहाल आप सब से लेंगे विदा। मुझे और नेहा को भी दीजिए इजाज़त। मृत्युंजय है तैयार हमारे साथ कमोडिटी बाजार के एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल आपके सामने लिस्ट आई चुकी है जो कल हमारा मॉनेटरी पॉलिसी में देंगे साथ। बताएं। बिल्कुल सर, और बजट के बाद मतलब ऐसा लग रहा है कि कमोडिटी मार्केट लंबी छुट्टी पे चला गया है। अच्छा, एक्शन की बहुत कमी दिख रही है, मतलब चाहे गोल्ड हो, क्रूड हो, मेटल हो, यहाँ पर बहुत ही ठंडा मार्केट है। लेकिन एग्री में बीच में एक्शन आते रहते हैं। तो अब सवाल यह है कि यहाँ से करीब 1.5 घंटे का जो एग्री मार्केट का ट्रेड बचा है, क्या वहाँ पर कुछ बड़ा एक्शन हम देख पाएंगे? और आज शाम के कारोबार में क्या बुलियन में, एनर्जी में, मेटल में कुछ हलचल की उम्मीद है? इन सब पर बात ब्रेक के बाद कमोडिटी सुपरफास्ट में।